आर्य आदित्य की शर्तों को मानने के लिए सहमत हो गया। इसके तुरंत बाद सफ़ेद लपटें उमड़ पड़ीं और स्थान विकृत हो गया, जिससे कुछ किलोमीटर का एक बड़ा स्थान बन गया। उसी समय जहां ईशानी और अलीशा थीं, वहां एक पारदर्शी अवरोध दिखाई दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो आदित्य मुस्कुराया। आओ, मुझे अपना नवीनतम सुधार देखने दो। वह बेहद खुश था। उसने लंबे समय से इस बच्चे को नहीं पीटा था। उसे उस एहसास की याद आ रही थी। आर्य भी मुस्कुराया। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हवा की गति कैसी होती है। आर्य की आंखों में बैंगनी और हरी रोशनी चमकी। हवा और बिजली के पंख। इसके बाद आर्य के पंख फड़फड़ाए और वह गायब हो गया। वह फिर आदित्य के पीछे फिर से दिखाई दिया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को पकड़ा क्योंकि एक काली रोशनी उसके चारों ओर लिपट गई, जिससे भयानक शक्ति निकल रही थी। हवा भी विकृत हो गई। स्टार क्रिपलिंग पंच। आर्य ने अपनी कमर को मोड़ा और आदित्य की पीठ की ओर मुक्का मारा। काली किरण धातु के रंग के साथ चमकी। गड़गड़ाहट। बिजली की दहाड़ ने पूरे छोटे आयाम पर कुछ दरारें छोड़ दीं। आदित्य, इस शक्तिशाली लहर को महसूस करते हुए आदित्य बदहवास हो गया। यह क्या था? वह हवा और बिजली के पंख और स्टार क्रिपलिंग पंच था। ये दो डिवाइन आर्ट्स उच्च स्तरीय मानी जाती थीं। यह इतनी आसानी से कैसे सीखा गया? दाव आत्मज्ञान कक्ष में 1 महीने के साथ भी यह इतना तेज नहीं हो सकता था। और बच्चे की शक्ति स्पष्ट रूप से अपच ओपनिंग स्टेट के 500 अपच से परे थी। बिना किसी हिचकिचाहट के सफ़ेद लपटें चमकी जब उसने अपना दाहिना हाथ खोला। काली मुट्ठी बल से मिलने के लिए लौ मुड़ गई। धम्म, एक भयानक टक्कर में गहरा काला रंग और सफ़ेद लपटें पूरे स्थान में भर गईं। ईशानी और अलीशा अवरोध द्वारा सुरक्षित थीं। इस प्रकार उन्होंने कोई शक्तिशाली चीख महसूस नहीं की। भले ही वे एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट तक पहुंच गई थीं, फिर भी वे लड़ाई नहीं देख सकीं। ईशानी ने अपने होंठ काट लिए। आर्य पहले से ही इतना शक्तिशाली था। उसने कल्टीवेशन में बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसे लगा कि वह और पीछे होती जा रही है। वहीं अलीशा प्रशंसा से देख रही थी। सीनियर स्कूल में बहुत मजबूत हैं। उसने कभी अपनी प्रतिभा पर संदेह नहीं किया। यदि वह अपनी गॉड आर्ट को पूरी तरह से जागृत कर लेती तो वह आर्य से कमज़ोर नहीं होती। उसने कभी आर्य को पकड़ने में असमर्थ होने के बारे में नहीं सोचा। अलीशा बस आर्य के सुधार के लिए खुशी महसूस कर रही थी। एक टक्कर के बाद आर्य और आदित्य अलग हो गए। ये देखते हुए कि उसे अपने हमले से कोई लाभ नहीं मिला, आर्य एक बार फिर हमला करने की योजना बना रहा था जब आदित्य ने जल्दी से कहा, रुको। आर्य ने भ्रमित महसूस करते हुए आदित्य को देखा। क्या चाचा आदित्य, क्या परीक्षण अब समाप्त हो गया है? आदित्य का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, इससे पहले कि उसने कहा, रुको, मुझे ये सही करने दो। स्थिति के साथ निश्चित रूप से कुछ गलत था। उसने परीक्षण किया, वह हवा और बिजली के पंख और स्टार क्रिपलिंग पंच था, है ना? आर्य ने सिर हिलाया। हाँ, क्या कोई समस्या है? आदित्य, समस्या बहुत बड़ी थी। आदित्य ने फिर पूछा, खासा आर्य, तुमने बिजली के पंख और हवा के पंख में महारत हासिल कर ली है ना? मैंने उन दोनों को पूरा कर लिया है ताकि मैं हवा और बिजली के पंख सीखने जा सकूं। फिर आर्य ने भौहें सिकुड़ीं। हालांकि डिवाइन आर्ट का सबसे उन्नत गति प्रकार केवल हवा और बिजली के पंख ही लगता है। आदित्य, क्या इस बच्चे का मतलब था कि हवा और बिजली के पंख उसे संतुष्ट नहीं कर सकते थे? फेडरेशन के एक उच्च स्तरीय अधिकारी के रूप में वह यंगइंग के बारे में भी जानता था और हैरान नहीं था कि आर्य के पास डिवाइन आर्ट्स खरीदने के लिए शैक्षणिक क्रेडिट थे। यहाँ तक कि उसे डिवाइन आर्ट सीखने में भी लंबा समय लगेगा। हालांकि उसने लगभग सभी उपलब्ध डिवाइन आर्ट सीख ली थी, फिर भी उसे याद था कि यह कितना कठिन था। फिर भी इस बच्चे ने इतनी जल्दी 2 सीख लीं। वह नहीं जानता था कि आर्य ने हरी ज़ेड स्लेश भी सीख ली थी। आदित्य ने आर्य के बेवकूफ़ चेहरे को देखा। ये बच्चा एक चतुर व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था। आर्य ने सतर्कता में एक कदम पीछे ले लिया। चाचा आदित्य, कृपया थोड़ा आत्मसम्मान रखें। ईशानी और अलीशा थोड़े भ्रमित थीं। हालांकि वे जानती थीं कि आर्य ने निश्चित रूप से आदित्य को चौंकाने के लिए कुछ किया था। आर्य ने अस्थायी रूप से पूछा, चाचा आदित्य, क्या मैंने आपका परीक्षण पास कर लिया? इनाम? आदित्य ने उत्तर दिया, तुम पास हो गए। वह एक स्टार लेवल प्राणी था। स्वाभाविक रूप से वह अपनी बातों से पीछे नहीं हटने वाला था। लेकिन ये सोचते हुए कि वह अपनी बेटी को चुराने वाले आदमी के लिए खाना बनाने जा रहा है, आदित्य को बुरा लगा। इस प्रकार उसने आर्य को फिर से पीटने की योजना बनाई। ये बच्चा बहुत अहंकारी हो रहा था। उसे शिक्षा की आवश्यकता थी। इस पर अलीशा ने कहा, पिताजी, चूंकि यह हो गया है, क्या हम जा सकते हैं? आदित्य, उसने अलीशा की सतर्क आंखों को देखा और उसका मुंह हैंग गया। उसकी बेटी बहुत होशियार थी और उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसने अपनी गॉड आर्ट को दूर कर दिया और आर्य को घूरने से पहले अलीशा पर एक कोमल मुस्कान दिखाई। चलो वापस चलते हैं।
अलीशा ने आर्य को हाथ हिलाया। सीनियर स्कूलमेट, मैं पहले वापस जा रही हूँ। फिर वह आदित्य के साथ प्रशिक्षण मैदान से चली गई। केवल आर्य और ईशानी रह गए। माहौल शांत हो गया। आर्य ने सोचा कि उसकी माँ ने क्या कहा था और एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ ईशानी को देखा। क्या वह दबाव महसूस कर रही थी? जब आर्य ने देखा तो ईशानी ने वापस देखा और धीरे से मुस्कुराए। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो भैया? क्या तुम मेरे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हो जबकि प्रशिक्षण मैदान में कोई नहीं है? आर्य, उसने अपनी आंखें घुमाईं। बहुत ज्यादा मत सोचो, मुझे बस लगता है कि तुम सबसे अच्छे मूड में नहीं हो, इसलिए मैं उत्सुक हूँ। ईशानी एक पल के लिए बदहवास महसूस कर रही थी। इससे पहले कि उसने जवाब दिया, आर्य, हमने लंबे समय से अभ्यास नहीं किया है। क्या तुम मेरे साथ अभ्यास कर सकते हो? आर्य को याद आया कि वे अभ्यास भागीदार हुआ करते थे। जब वह मजबूत थी तो वह उसकी देखभाल करती थी। फिर उसने उसे अजीब तरह से देखा। क्या वह दबाव महसूस कर रही थी क्योंकि वह इतना मजबूत हो गया था? बिल्कुल नहीं। उसने सिर हिलाया। मुझे देखने दो कि ईशानी अब कितनी मजबूत है। ईशानी सहमत हो गई और मुस्कुराई। तो पहले लाइट बंद करते हैं। हम लाइट बंद करने से अभ्यास का क्या लेना देना है? आर्य के चेहरे पर सदमे को देखकर ईशानी और अधिक मुस्कुराए। उसने धीरे से कहा, मेरी गॉड आर्ट अंधेरे की गॉड आर्ट है। मैं अंधेरे में सबसे मजबूत हूँ। अगर तुम मेरी शक्ति देखना चाहते हो तो लाइट बंद करना बेहतर है। एक पल के बाद उसने आश्चर्य से कहा, क्या भैया कुछ अजीब सोच रहे थे? ये कैसे संभव था? खुद को साबित करने के लिए उसने लाइट बंद कर दी। तारों की रोशनी का एक टुकड़ा ही खिड़की से चमक रहा था। अंधेरे प्रशिक्षण मैदान में आर्य और ईशानी एक दूसरे के विपरीत खड़े थे। आर्य ईशानी पर मुस्कुराया। ठीक है ईशानी, चलो शुरू करते हैं। क्षेत्र बहुत अंधेरा होने के बावजूद इसने आर्य की क्षमता के मार्शल आर्टिस्ट को बिल्कुल प्रभावित नहीं किया। यहाँ तक कि मानसिक शक्ति के बिना वह केवल अपनी आंखों से अंधेरे में भी देख सकता था। इस पल ईशानी मुस्कुराए। भैया, मैं हमला करने जा रही हूँ। बाद में ईशानी की आकृति अचानक गायब हो गई। आर्य थोड़ा हैरान महसूस हुआ। यहाँ तक कि अपनी वर्तमान आंखों के साथ वह नहीं देख सकता था कि ईशानी कहाँ गई। दिलचस्प, यह अंधेरे की गॉड आर्ट काफी शक्तिशाली थी। अचानक अंधेरे में एक सफेद हथेली दिखाई दी। ये काली धुंध में घिरी हुई थी और आर्य की पीठ की ओर बढ़ी। आर्य मुड़ा और उसकी हथेली पर थपथपाया, ये कहते हुए, ईशानी, तुमने अभी भी अपनी चीख प्रकट की है। फिर अंधेरा और गहरा हो गया। यहाँ तक कि तारों की रोशनी भी ढकी हुई थी। आर्य ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि ये दिलचस्प था। उसकी गॉड आर्ट वास्तव में बुरी नहीं थी। इस समय अंधेरे से भरी काली धुंध आर्य के स्नायुबंधन की ओर बढ़ी। उसने अपने पैरों को थपथपाया और एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट की शक्ति और गति के साथ चकमा दिया। अंधेरा आर्य का दुश्मन बन गया लग रहा था। उसे लगा जैसे वह हर बार हिलने पर कीचड़ में डूब रहा हो। समय समय पर काली धुंध थी जो तीरों में बदल गई और आर्य पर हमला किया। ईशानी ने अंधेरे में आर्य के खिलाफ हमला भी शुरू किया। हालांकि आर्य की युद्ध तकनीकें बुरी नहीं थीं। उसने ईशानी के हमले को लापरवाही से चकमा दिया और कहा, ईशानी, क्या ये तुम्हारा स्तर है? जब ईशानी ने आर्य का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो उसने अपने होंठ काट लिए। उसकी आंखें और भी काली हो गईं और कुछ काले आंकड़े बने एक ही समय में आर्य पर हमला किया। क्लोन दिलचस्प, लेकिन ची बहुत अराजक थी और वे मुख्य शरीर की तुलना में बहुत कमजोर थे। इसके बावजूद आर्य बता सकता था कि ईशानी ने अंधेरे की गॉड आर्ट के उपयोग पर कड़ी मेहनत की थी। आर्य ने क्लोन को दूर थपथपाया और ईशानी के हमले को रोक दिया। तुम्हारा सुधार काफी बड़ा है। तुम इस बार वास्तव में कड़ी मेहनत कर रही हो, है ना? तुम मुझसे बहुत मजबूत हो। जब मैंने स्नातक परीक्षण किए थे। ईशानी ने दांत दिखाए। कुछ 100 हमलों के बाद ईशानी जमीन पर गिर गई और हौंफने लगी। आर्य ने भीगी हुई ईशानी को देखा और उसके बगल में बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा। अंधेरा कम हो गया और तारों की रोशनी एक बार फिर क्षेत्र के माध्यम से चमक गई। ईशानी की भारी सांस लेने की आवाज़ अंधेरे शांत प्रशिक्षण मैदान में बहुत अलग हो गई। कुछ पलों बाद आर्य मुस्कुराया। इस दौरान माँ और पिताजी बहुत चिंतित थे। सावधान रहो कि खुद को ज्यादा काम न करो और उन्हें चिंतित न करो। ईशानी उसके शब्दों के कारण थोड़ी सन महसूस कर रही थी। उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया। मैं ठीक हूँ, मैं बस कल्टीवेशन पर कड़ी मेहनत कर रही हूँ। मेरी प्रतिभा अच्छी नहीं है, मुझे कड़ी मेहनत करनी है। आर्य, यहाँ तक कि उसके गोलों के बिना उसकी प्रतिभा पहले से ही अधिकांश लोगों की तुलना में बहुत मजबूत थी। अब जब उसने एक गॉड आर्ट को जागृत कर लिया था और उसके पास उसके लाल गोले थे तो वह निश्चित रूप से प्रोडिजी के बीच एक प्रोडिजी थी। क्या ऐसी बातें कहने पर उसका दिल नहीं दुखता? उसने उसकी धड़कती हुई छाती पर नजर डाली। शायद वहाँ बहुत अधिक वसा जमा थी, इसलिए वह अपने विवेक को महसूस नहीं कर सकती।
अपने सिर पर हाथों के साथ आर्य ईशानी के बगल में लेट गया। वह मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, तुम किसी और से कमजोर नहीं होगी। जैसे ही उसने ये कहा, ईशानी हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। जिस पल वह हंसी, ईशानी ने खुद को रोक लिया। आर्य, उसने भ्रम में ईशानी को देखा। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति देखकर वह बोलने की योजना बना रहा था जब ईशानी ने बाधित किया। मैं नहीं हंसी, तुमने इसे गलत सुना, तुम्हें पूछने की अनुमति नहीं है, वरना मैं पिताजी को बताऊंगी कि तुमने मुझसे क्या कहा। आर्य, उसने क्या कहा? वैसे भी ये सबसे अच्छा था कि उसने नहीं पूछा, अन्यथा पिताजी शायद उसका पैर तोड़ देंगे। रुको, पिताजी की वर्तमान शक्ति के साथ वह शायद उसका पैर नहीं तोड़ सकते, भले ही वह उन्हें ऐसा करने दे। ये बहुत अच्छा था। ईशानी ने कुछ सोचा और कहा, वह गुड़िया कहाँ है? आर्य ने पांडा आलीशान निकाला जिसे उसने अपनी छाती के चारों ओर लटकाया था। यह अभी भी ठीक है। क्या तुम वास्तव में बदलना चाहती हो? उसने 25वें ग्रह पर युद्ध के मैदान पर भी इसकी रक्षा की। कौन जानता है कि वह क्या करेगी अगर उसे पता चले कि यह गुड़िया टूटी हुई थी। ईशानी ने जवाब नहीं दिया। उसने आर्य की गुड़िया ली और फिर अपने लबादे से अपनी निकाली। इसे लो। आर्य ने इसे लिया और बदहवास हो गया। उस पर पसीना लग रहा था। उसने उसे अजीब तरह से देखा। वह इसे अपने शरीर पर नहीं पहन रही है ना? आर्य ने इसे ईशानी की नज़रों के नीचे पहना। ये देखकर ईशानी ने एक खुश अभिव्यक्ति दिखाई। उसने फिर अपनी गुड़िया को देखा। खून चला गया था। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जब उसने इसे आर्य को दिया था। उसने इसकी अच्छी तरह रक्षा की। ईशानी ने खुशी से गुड़िया पहनी। ठीक है, चलो वापस चलते हैं, वरना पिताजी चिंतित होंगे। आर्य को अब इसका एहसास हुआ। उनके पिताजी के व्यक्तित्व के साथ वह वास्तव में सोचेंगे कि वह ईशानी के साथ कुछ कर रहा था। दोनों बाहर चले गए। घर पर वापस आर्य ने खुद को साफ किया और अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह आर्य ने अपनी आंखें खोली और अलीशा की ऊर्जावान आवाज़ सुनी। ईशानी, हम कक्षा में जा रहे हैं। आर्य हंसने से खुद को रोक नहीं सका। अलीशा का वह संस्करण जो पिछली बार रोया था, एक सपने जैसा लगा। वास्तव में उसके लिए मुस्कुराना अधिक उपयुक्त था। वह ईशानी के कमरे में आया और खटखटाया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ईशानी अपने कपड़े बदल रही थी जबकि अलीशा बिस्तर पर लुढ़क रही थी, मुस्कुराते हुए देख रही थी। अलीशा बस बात करने ही वाली थी जब ईशानी ने कहा, रुको, मैं कपड़े बदल रही हूँ। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला और अलीशा ने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ आर्य को देखा। सुप्रभात, सीनियर स्कूलमेट। आर्य मुस्कुराया। सुप्रभात, अलीशा। ईशानी तब कराह उठी। तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? वह दरवाजे पर दस्तक से चौंक गई थी। आर्य ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम लोगों को हल्के गोले देने के लिए। मैं स्कूल वापस जाने वाला हूँ। अलीशा हैरान थी, इतनी जल्दी? ईशानी ने भी उसे देखा। आर्य ने सिर हिलाया। फिर आर्य ने कई लाल गोले दिए जो अपच ओपनिंग स्टेट तक जमा हो गए थे उन्हें, और उन्हें बताया कि वे किस स्तर की ऊर्जा थे। अलीशा आर्य पर मुस्कुराए। थोड़ी देर बाद मेरी माँ जागने में सक्षम होंगी। ये सब आपके लिए धन्यवाद है, सीनियर स्कूलमेट। ईशानी ने अपनी आंखें सिकोड़ीं। वह पूछना भूल गई कि आर्य और उस छोटे बालों वाली सीनियर स्कूलमेट के बीच क्या रिश्ता था। उसने अभी तक अलीशा को हल नहीं किया था और पहले से ही एक और दुश्मन था। आर्य ने अपना सिर खुजलाया। अलीशा, तुम हमेशा मेरे लिए इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती रही हो। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। ये बहुत अच्छा है अगर आंटी ठीक हो सकती हैं। अलीशा मुस्कुराए। मैं हमेशा सीनियर स्कूलमेट के लिए खाना बनाऊंगी। फिर उसने आर्य को हाथ हिलाया। सीनियर स्कूलमेट, हम फिर स्कूल जा रहे हैं। ईशानी धीरे से आर्य पर मुस्कुराए और कमरे से चली गई। आर्य ने अपनी ठुड्डी को छुआ। अलीशा के शब्द प्यार की स्वीकारोक्ति की तरह लग रहे थे। क्या वह सच था? ईशानी और अलीशा स्कूल चली गईं जबकि पिता और माँ काम पर चले गए। स्वाभाविक रूप से आर्य कल्टीवेट करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। दोपहर के भोजन के समय वह नीचे गया और देखा कि आदित्य ने स्पिरिट फूड की एक मेज तैयार की थी। आर्य की आंखें चमक उठीं। यह अद्भुत था। जब आदित्य ने आर्य को नीचे आते देखा तो उसने कठोरता से कहा, आओ, ये एक मोर्टल एवोल्यूशन स्तर का स्पिरिट फूड है। मैंने इससे निपटा है। यह अब तुम्हारे लिए उपयुक्त है। आदित्य का चेहरा देखकर आर्य को लगा कि यह मज़ेदार है। स्पष्ट रूप से चाचा आदित्य उसके लिए खाना बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें करना पड़ा। ये बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन फिर भी आर्य अभी भी भावुक महसूस कर रहा था। वह उन पर मुस्कुराया। धन्यवाद, चाचा आदित्य। अपनी आवाज़ में कठोरता के साथ आदित्य ने उत्तर दिया, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगली बार वह बच्चे के लिए बार बढ़ाएगा। उसे विश्वास नहीं था कि वह हर बार हार जाएगा।
दोपहर के भोजन के बाद आदित्य ने आर्य को देखा और कहा, बच्चे, तुम काफी तेजी से मजबूत हो रहे हो, लेकिन तुम्हें एक ठोस नींव बनाने की भी आवश्यकता है। जब तुम मिशन में भाग लेते हो तो सावधान रहना। आर्य द्वारा उनके शब्दों को सुनने के बाद उसने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं करूंगा। चिंता करने के लिए धन्यवाद। आदित्य ने उपहास किया, मुझे चिंता है कि अगर तुम मर गए तो अलीशा को कुछ हो जाएगा। आर्य मुस्कुराया। अलीशा की स्थिति अब बहुत अच्छी थी। उसके द्वारा छोड़े गए सभी हल्के गोलों के साथ, भले ही वह पूरी तरह से जागृत न हो सके, उसके लिए खतरे में पड़ना मुश्किल होगा। आदित्य खड़ा हो गया। अपना सामान पैक करो, मैं पहले जा रहा हूँ। फिर वह चला गया और कमरे से बाहर निकल गया। आर्य ने खाली प्लेटों को देखा और उन्हें साफ किया। इसके बाद उसे ललिता का संदेश मिला। ललिता का उड़ने वाला जहाज रवाना हो गया था। ये जल्द ही ग्रह नीलम पर आएगा। फिर दोनों एक साथ स्कूल वापस जाएंगे। आर्य दरवाजे से बाहर निकलने से पहले बाहर खींचा। शायद छुट्टियां होंगी इससे पहले कि वह यहां वापस आ सके। आर्य को सुरक्षा जांच में लोगों द्वारा घेरे जाने के आतंक को याद किया, इसलिए उसने अपना फेस मास्क निकाला और इसे पहन लिया। स्पेस स्टेशन पर आर्य ललिता से मिला। उसने भी फेस मास्क पहना हुआ था। आर्य हंसा। वह स्पष्ट रूप से कल मास्क पहनना भूल गई थी। दोनों ने डॉन सिस्टम के लिए टिकट खरीदे और जल्द ही जहाज पर चढ़ गए। दोनों उस कमरे में गए जो पिछली बार जैसा ही था। एक बार अंदर जाने के बाद ललिता ने राहत महसूस की और अपना मास्क उतार दिया। आर्य ने मुस्कान के साथ कहा, तुम कल भी मास्क पहने बिना चली गई थी। ललिता को कुछ कष्टप्रद याद आया। मेरे पीछे मेरे बारे में बातें करने वाले लोग थे। क्या उन्होंने वास्तव में सोचा कि मैं इसे नहीं सुन सकती? आर्य ने एक भौं उठाए। वह सुंदर थी और नए छात्रों के बीच सबसे मजबूत महिला प्रोडिजी थी। लोगों का उसे पसंद करना सामान्य होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से उसने उस व्यक्ति को सबक सिखाया। आर्य मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि हमें अगली बार याद रखने की आवश्यकता है। ललिता ने सिर हिलाया और बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखें घूमी और उसने मजाक किया, क्या उस छोटी जूनियर स्कूलमेट ने तुम्हारे लिए फिर से खाना बनाया? जवाब में आर्य ने अपनी आंखें घुमाईं। अगर तुम इतनी उत्सुक हो तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं आए? ललिता ने इस बिंदु पर बात करना बंद कर दिया। आर्य ने फिर पूछा, क्या एल्डरलिन तुम्हारी प्रगति से खुश हैं? ललिता ने गर्व से कहा, बेशक, देखो मैं कौन हूँ। हाँ, तुम अभी भी मुझे नहीं हरा सकती। आर्य। ललिता ने आर्य को घूरा। उसे नहीं पता था कि इस आदमी ने उसके दादाजी को क्या दवा खिलाई। जब वह वापस गई तो उन्होंने ये भी पूछा कि वह इस आदमी को अपने घर वापस क्यों नहीं लाए। वह ऐसा क्यों करेगी? ये देखते हुए कि वह ललिता के गुस्से का कारण लग रहा था, आर्य मुस्कुराया। ठीक है, मैं रुक जाऊंगा। कल्टीवेट करो। 4 दिन बाद आर्य और ललिता स्कूल वापस चले गए। इस बार उन्होंने मिशन के लिए कुल 8 दिन बिताए। ये काफी लंबा था। मिशन सत्यापन बहुत पहले ही समाप्त हो गया था। हर किसी को अपने खाते में 2 मिलियन शैक्षणिक क्रेडिट मिले। वर्तमान में आर्य के शैक्षणिक क्रेडिट 12 मिलियन जमा हुए। वे सीधे डॉम वापस नहीं गए। इसके बजाय वे पहले नैना के घर रुके। यंगइंग अभी भी वहां सो रही थी और वे उसके बारे में चिंतित थे। आर्य ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा तुरंत खुला और आर्य और ललिता अंदर चले गए। घर का अंदर का हिस्सा शराब की बोतलों और बिखरे हुए कपड़ों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे एक तूफान कमरे में आया हो। नैना ने आकस्मिक कपड़े पहने थे और शराब की बोतल के साथ सोफे पर बैठी थी। उसके सुंदर चेहरे पर अभी भी कुछ लाली थी। कियूयू हेशा भी बगल में बैठी थी। दोनों को अंदर आते देख नैना ने दांत दिखाए। तुम दोनों वापस आ गए हो। फिर उसने मुस्कान दिखाए। तुम दोनों इतने दिनों से अकेले रहे हो और फिर भी तुम दोनों ने ये नहीं किया। उसने आर्य पर अपना सिर हिलाया। आर्य। उसने तुरंत पलटवार किया, हाँ, आप पहले से ही 30 साल की हैं और आपको अभी भी शादी करने के लिए जल्दी की जा रही है। क्या आपको मेरे बारे में बात करने का अधिकार है? इससे पहले कि आर्य समाप्त कर पाता, शराबी उसके चेहरे के सामने दिखाई दी। हल्के शरीर की खुशबू के साथ मिश्रित शराब की गंध उसकी नाक में प्रवेश कर गई और फिर उसे अपने माथे पर एक परिचित दर्द महसूस हुआ। आर्य। उसने फिर अपने दर्दनाक माथे को ढक लिया। एक आदमी बहस करता है लेकिन लड़ता नहीं है। आप धोखा दे रही हैं। हाँ, नैना ने गर्व से कहा, मैं एक औरत हूँ। आर्य ने अविश्वास में नैना को देखा। क्या आप वास्तव में एक औरत हैं? नैना। ललिता। नैना की मुस्कान गायब हो गई। इस बीच ललिता ने इस परेशान भूमि को छोड़ दिया। इस पल आर्य का शरीर सख्त हो गया। वह खुद को पीटना चाहता था। उसने सच क्यों बोला? उसे लगा कि उसकी गर्दन बंद हो रही है और फिर उसके माथे पर गंभीर दर्द उभरा। टीचर नैना, मुझे खेद है। आर्य इसे याद रखने वाला था। नैना ने संतोषजनक ढंग से आर्य को जाने दिया और फिर अन्य दो पर मुस्कुराए। तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
यंगयिंग ठीक है, चलो पहले उसे देखते हैं। आर्य ने अपने माथे पर गांठ को ठीक करने के लिए पुनर्योजी गॉड आर्ट का उपयोग किया और ललिता के साथ ऊपर चला गया। यंगयिंग बिस्तर पर अच्छी तरह लेटी हुई थी। उसके छोटे शरीर से फीकी तारों की रोशनी निकल रही थी, जो अंधेरे कमरे में भर गई थी। यंगयिंग के दोनों हाथ मुट्ठी में बंद थे और कंबल से थोड़ा बाहर निकल रहे थे। उसके मुंह के किनारे पर अभी भी लार थी। उसकी ची में ये गर्म एहसास लग रहा था। किनारे पर तीनों तारों की रोशनी से घिरे हुए थे। उनके मूड भी शांत महसूस हुए। ललिता धीरे से मुस्कुराए। वह ठीक लग रही है। नैना ने दांत दिखाए। मैंने तुमसे कहा था कि यह ठीक है। हम बस स्टार स्पिरिट रेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते कि यह नींद कब खत्म होगी। क्या ये 2000 साल पहले जैसा होगा? आर्य और ललिता असहाय होकर मुस्कुराए। बाद में आर्य ने यंगयिंग के गोल चेहरे को देखा और इसे पोक करने से खुद को रोक नहीं सका। यंगयिंग ने तुरंत अपनी गर्दन सिकोड़ ली। ये देखकर ललिता ने आर्य को घूरा। तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे परेशान कर रहे हो जब वह सो रही है। इस समय नैना की हैरान आवाज़ सुनी जा सकती थी। ये कैसे हो सकता है? तुम यंगयिंग को कैसे छू सकते हो? आर्य और ललिता, उन्होंने देखा कि कैसे नैना आर्य को अविश्वास में देख रही थी। आर्य ने फिर भ्रम में पूछा, क्यों, क्या आप लोग उसे छू नहीं सकते? हम नहीं कर सकते। जब यंगयिंग बस सो गई, हम अभी भी उसे छू सकते थे। हालांकि तारों की रोशनी की उपस्थिति के बाद हम अब और नहीं कर सकते थे। ललिता ने अपनी उंगली बाहर की और यंगयिंग के चेहरे को छूने का प्रयास किया। आर्य और ललिता को किस बात ने चौंका दिया कि ललिता की उंगली यंगयिंग से गुजरी जैसे कि कुछ भी नहीं था। अब ललिता ने भी आर्य को सदमे में देखा। जब आर्य ने नैना और ललिता के हैरान चेहरे देखे तो उसने मासूमियत से पलकें झपकाईं। मैंने उसे बस सामान्य रूप से छुआ। नैना और ललिता ने एक दूसरे के साथ नज़रें मिलाईं। फिर नैना ने कहा, इसे फिर से कोशिश करो। आर्य ने सिर हिलाया और यंगयिंग के गोल चेहरे को नोचने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। वह मुस्कुराया। यह अभी भी बहुत अच्छा लगता है। नैना और ललिता ने आर्य को घूरा। यंगयिंग अभी भी सो रही थी, तुम उसे ऐसे कैसे नोच सकते हो? आर्य ने दो दुर्भावनापूर्ण नज़रें महसूस की और तुरंत अपना हाथ वापस ले लिया। खांसा, ऐसा लगता है कि केवल मैं उसे छू सकता हूँ। दोनों ने किसी को पीटने की अपनी इच्छा को दबा दिया और फिर आर्य पर भौहें सिकुड़ीं। वे ईर्ष्यालु थीं। केवल आर्य यंगयिंग को कैसे छू सकता था? वे चारों मिलकर यंगयिंग की देखभाल कर रहे थे। ये सही नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बच्चा पिता को अधिक पसंद करता है। माँ स्वाभाविक रूप से अधिक ईर्ष्या महसूस करेगी। आर्य ने देखा कि वे दोनों कितने दुखी हो गई थीं, लेकिन वह भी असहाय था। उसका एक अनुमान था, शायद यह इसलिए था क्योंकि वह कल्टीवेट करने के लिए लाल गोलों का उपयोग कर रहा था। जब यंगयिंग ने उसे पहली बार देखा तो उसने कहा कि उससे अच्छी गंध आ रही है। इस बारे में सोचते हुए आर्य के पास एक साहसिक विचार था। क्या वह यंगयिंग को लाल गोले खिलाने की कोशिश कर सकता है? क्या वह उस तरह तेजी से जागेगी? वह नहीं चाहता था कि यंगयिंग हर समय सोती रहे। हालांकि यह छोटा आदमी जागने के बाद निश्चित रूप से उसके साथ भोजन पर लड़ेगा, लेकिन अगर उन्होंने कॉस्मिक सिस्टम स्टेट के स्तर से ऊपर एक संकट का सामना किया और यंगयिंग अभी भी सो रही हो, तो मानव जाति खत्म हो जाएगी। आर्य को गहरे चिंतन में देखकर दोनों लड़कियों ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने कुछ सोचा? अगर आर्य के पास कोई रास्ता था तो क्या वे भी यंगयिंग को छू सकती थीं? आर्य ने दोनों पर नज़र डाली। वे उसके लिए काफ़ी भरोसेमंद थीं। ललिता हमेशा उसके साथ लड़ती रही थी। वे एक साथ जीवन और मृत्यु से गुजरे थे। दूसरी ओर नैना का स्वभाव बुरा था और वह एक शराबी थी, लेकिन वह उसके साथ बहुत वास्तविक थी और उसने उसकी बहुत मदद की। इस बारे में सोचते हुए आर्य ने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा, शायद इसका मेरी गॉड आर्ट से कुछ लेना देना है। अगर मैं तुम्हें बताता हूँ तो तुम्हें इसे गोपनीय रखना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्य पर गंभीर नज़र देखकर, जो हमेशा चंचल रहा था, दोनों लड़कियों ने एक दूसरे पर नज़र डाली। माहौल शांत हो गया। फिर नैना ने कहा, यदि तुम इसे कहने के लिए तैयार हो तो मैं इसे कभी लीक नहीं करूंगी। ललिता ने भी कहा, मैं भी। आर्य मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे तुम लोगों पर भरोसा है। वास्तव में इसका पहली गॉड आर्ट से कुछ लेना देना है जिसे मैंने जागृत किया। मेरी पहली गॉड आर्ट ऊर्जा बना सकती है। यह ऊर्जा काफ़ी विशेष है और इसका उपयोग कल्टीवेशन के लिए किया जा सकता है। शायद मैं तेजी से सुधार कर रहा हूं क्योंकि मैं कल्टीवेट करने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग कर रहा हूं। आर्य को देखने के बाद दोनों लड़कियों को एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी कल्टीवेशन गति इतनी तेज है। तो तुम्हारी गॉड आर्ट यही करती है। फेडरेशन के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने लंबे समय से अनुमान लगाया था कि आर्य की गॉड आर्ट कल्टीवेशन से संबंधित थी, लेकिन विशिष्ट प्रकार को नहीं जानते थे। नैना ने भौहें सिकोड़ीं। यह ऊर्जा स्तर कम नहीं होना चाहिए, है ना? यंगयिंग की जाति ब्रह्मांड में शिखर जातियों में से एक है।
इसके बाद उसने आर्य को अजीब तरह से देखा। निश्चित रूप से तुम्हारी गॉड-आर्ट ब्रह्मांड की शिखर गॉड-आर्ट्स में से एक नहीं है ना? अब तक मैंने केवल एक शिखर गॉड-आर्ट के बारे में सुना है। वह अलीशा की स्रोत लॉ का जिक्र कर रही थी, हालांकि उसने इसे सफलतापूर्वक जागृत नहीं किया। ललिता ने अपने होंठ काट लिए। इस आदमी ने संभवतः एक शिखर गॉड-आर्ट जागृत की है। इस बिंदु पर भले ही उसके पास उसके परदादा की मूल ऊर्जा हो, वह शायद इस आदमी को पकड़ने में सक्षम न हो। नैना और ललिता ने आर्य को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि इस आदमी की गॉड-आर्ट उनकी तुलना में बहुत मजबूत थी। यह शायद मानव जाति में सबसे मजबूत गॉड-आर्ट थी। नैना ने गंभीरता से कहा, कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? आर्य मुस्कुराया, केवल वे लोग जिन्हें तुम जानती हो, चाचा आदित्य, अलीशा और मेरी बहन। अलीशा, उसके जवाब पर नैना की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये हो सकता है? नैना जानती थी कि अलीशा को अपनी गॉड-आर्ट जागृत करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी। उसके अपने पिता अलीशा के लिए ऊर्जा खोजने के लिए आकाशगंगा छोड़ गए और अभी भी वापस नहीं आए थे। अगर आर्य उच्च स्तरीय ऊर्जा प्राप्त कर सकता था। उसकी आंखें उत्साह से लाल थीं। उसने हमेशा अलीशा को अपनी बहन माना था। वह उसके बारे में बहुत चिंतित थी। स्रोत लॉ के कारण अलीशा ने इतनी कठिनाई का सामना किया था, फिर भी इस बच्चे ने इसे हल कर दिया। ललिता ने भौहें सिकुड़ीं। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आर्य मुस्कुराया, तुम भविष्य में जान जाओगी। अभी के लिए वह उसे अलीशा के बारे में नहीं बताएगा। ललिता, उसे लगा कि उसे छोड़ दिया गया है। नैना ने ललिता के बालों को रगड़ा और कहा, हम जानबूझकर इसे तुमसे नहीं छिपा रहे हैं। यह अन्य लोगों से संबंधित है। यदि तुम जानना चाहती हो तो एल्डरलिन से पूछो, वह जानते हैं। ललिता ने सिर हिलाया। फिर नैना ने कहा, क्या हमें बूढ़े आदमी को तुम्हारी गॉड-आर्ट के बारे में बताना चाहिए? यदि तुम्हारी गॉड-आर्ट शीर्ष ग्रेड वाली है तो पूरी मानव जाति तुम्हारे साथ खजाने की तरह व्यवहार करेगी। वह वास्तव में थोड़ी संदिग्ध थी। बूढ़े आदमी के अपने ज्ञान के साथ वह वास्तव में उसे आर्य से शादी करने और एक बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर कर सकता था। सिर्फ बूढ़ा आदमी ही नहीं, काफ़ी लोग, विशेष रूप से उच्च स्तर वाले, ऐसा सोचेंगे। कुछ गॉड-आर्ट्स जन्मजात थीं और कुछ सीखी गई थीं। एक निश्चित मौका था कि इसे बच्चों को दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं था कि अलीशा की गॉड-आर्ट अभी तक जागृत नहीं हुई थी और उसकी स्थिति खतरनाक थी, तो वे शायद उसे एक मंगेतर भी दे देते। वह व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार की शादी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन आर्य की गॉड-आर्ट बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर आर्य को कुछ होता तो यह मानव जाति के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। आर्य ने अपना सिर खुजलाया। मैं जानता हूँ, लेकिन अगर उसने ये कहा तो उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं होगी। शायद एक स्टार स्टेट अंगरक्षक हर जगह उसका पीछा कर रहा होगा। वह मुस्कुराया, लेकिन चलो इसे पहले नहीं कहते हैं। नैना की आंखें चमक उठीं। सच में, आर्य, उसने उसे अजीब तरह से देखा। आप इतनी खुश क्यों हैं? ललिता ने भी नैना को अजीब तरह से देखा। वह बाहर एल्डरलिन के साथ बड़ी हुई थी और नहीं जानती थी कि अगर आर्य ने इसका खुलासा किया तो क्या होगा। हालांकि नैना जानती थी कि ललिता के पिताजी की प्रकृति के साथ ललिता के जन्म देने के लिए बंधे होने की भी बहुत संभावना थी। हालांकि एल्डरलिन शायद उसकी रक्षा करेंगे। नैना खांसी, कुछ नहीं, मुझे लगता है कि बेहतर है कि तुम यह फैसला करो, लेकिन मैं निश्चित रूप से किसी को नहीं बताऊंगी। तदनुसार उसने विषय बदल दिया। तुम कह रहे हो कि तुमने अपनी ऊर्जा का उपयोग किया, इसलिए तुम यंगइन को छू सकते हो? आर्य ने सिर हिलाया। मैं कोशिश करना चाहता हूं कि क्या मैं यंगइन को खिला सकता हूं। उस तरह वह तेजी से जाग सकती है। ललिता ने उसके शब्दों पर भौहें सिकुड़ीं। तुम कैसे जानते हो कि वह इसके बजाय और गहरी नींद नहीं लेगी? आर्य का शरीर जम गया। वास्तव में ऐसी संभावना हो सकती है। तीनों चुप हो गए। कुछ पलों बाद आर्य अजीब तरह से मुस्कुराया। भले ही वह गहरी नींद ले, यह विरासत को बेहतर ढंग से स्वीकार करने के लिए होना चाहिए। क्यों न मैं एक बाहर निकालूं और परीक्षण करूं कि यंगइन पहले कैसे प्रतिक्रिया देगी। नैना ने आर्य को देखा। ये तुम्हारी अपनी कल्टीवेशन को प्रभावित नहीं करेगा, है ना? आर्य ने अपना सिर हिलाया। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं अब मजबूत हूं, इसलिए मैं पहले की तुलना में अधिक ऊर्जा का उत्पादन कर सकता हूं। मेरे पास कुछ अतिरिक्त है। जब उन्होंने उसे सुना तो दोनों ने सिर हिलाया। तो इसे आजमाओ। आर्य ने एक कोर मार्शल स्टेट गोला निकाला। हालांकि उसने अपनी सारी बचत ईशानी और अलीशा को दे दी थी, लेकिन उसने उड़ने वाले जहाज पर कुछ और बना लिया। आर्य के लाल गोले ने पूरे कमरे को लाल रंग से रंग दिया। ललिता और नैना ने उत्सुकता से इसे देखा। लाल कोर मार्शल स्टेट गोले का रंग अभी भी थोड़ा फीका था। इसने लाल बत्ती और गर्मी का एक निशान उत्सर्जित किया। दोनों ने कुछ देर तक इसे देखा और इसे महसूस किया। वे केवल शुद्ध ऊर्जा महसूस कर सकती थीं, लेकिन कुछ भी असाधारण महसूस नहीं किया।
शायद इसका प्रभाव केवल इसका उपयोग करने के बाद प्रकट होगा। आर्य ने कहा कि उसके पास सीमित आपूर्ति है, इसलिए दोनों ने इसके बारे में कोशिश करने के लिए नहीं कहा। लाल गोले के प्रकट होने के बाद यंगइंग के चारों ओर तारों की रोशनी में एक लहर थी। नैना और ललिता खुश हुईं। यंगइंग इस पर प्रतिक्रिया कर रही है। आर्य ने यंगइंग को देखा। उसने पाया कि उसके मुंह के कोने पर अधिक लार थी। उसने फिर सावधानी से गोले को यंगइंग की तारों की रोशनी के करीब भेजा। जैसे ही तारों की रोशनी ने गोले को छुआ, उसने इसे पूरी तरह से ढक लिया। फिर लाल गोला धीरे धीरे तारों की रोशनी में और यंगइंग के शरीर में डूब गया। यंगइंग ने अपने होंठ हिलाए जैसे उसने कुछ स्वादिष्ट खाया हो। इसे देखने के बाद ललिता ने खुशी से कहा, यह ऊर्जा वास्तव में यंगइंग के लिए उपयोगी लगती है। नैना ने आर्य के कंधे को थपथपाया। बुरा नहीं बच्चे, मैं इसे योग्यता के रूप में गिनूंगी। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस मुझे बताओ, मैं इसे तुम्हारे लिए लाने का वादा करती हूँ। आर्य ने राहत महसूस की और दांत दिखाए। आपने ये कहा है, इसलिए आप भविष्य में पछता नहीं सकती। क्या मजाक है? क्या मैं पछताने वाली किस्म की हूँ? नैना ने आर्य को नाखुश होकर देखा। आर्य ने सिर हिलाया। जब उसके पास कोई दिलचस्प विचार होगा तो वह अपनी इच्छा के लिए आएगा। फिर आर्य ने एक मजबूत कोर मार्शल स्टेट लाल गोला निकाला। ललिता और नैना की आंखें चमक उठीं। तुम अपनी खुद की कल्टीवेशन ऊर्जा यंगइंग को नहीं दे रहे हो, है ना? आर्य मुस्कुराया। मेरे पास अभी भी यहाँ कुछ है। भविष्य में और भी हो सकते हैं। मैं तुम लोगों को भी कुछ दे सकता हूँ। उनके कल्टीवेशन स्तर उससे कम नहीं थे। उसके पास ज़्यादा गोले नहीं बचे थे। जब वह मजबूत हो जाएगा और अधिक गोले प्राप्त कर सकेगा तो वह उन्हें कुछ दे सकता है। ये पिछली अवस्थाओं में उनकी कमजोरियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। आर्य के पास एक साहसिक विचार था। क्या वह मानव जाति के लिए बड़ी मात्रा में प्रोडिजी बनाने में सक्षम होगा? इसमें लंबी चर्चा शामिल होगी क्योंकि यह बहुत बड़े पैमाने का था। नैना मुस्कुराए। हम भविष्य में इस बारे में बात करेंगे। वह समझ गई थी कि इस प्रकार की ऊर्जा कितनी कीमती थी। ये यहाँ तक कि अलीशा की गॉड आर्ट को भी जागृत कर सकती थी। भले ही वह खुद को बेच दे, वह इसे वहन नहीं कर पाएगी। उसे लोगों का ऋणी होना भी पसंद नहीं था, लेकिन वह बहुत उत्सुक थी कि इस ऊर्जा के क्या विशेष प्रभाव थे। भले ही उसने एक शांत चेहरा रखा, लेकिन वह अंदर से बिल्कुल भी शांत नहीं थी। ललिता ने भी ऐसा ही महसूस किया। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे पर नज़र डाली और एक दूसरे की आंखों में ये देखा। आर्य ने यंगइंग को एक और लाल गोला खिलाया। इसे पचाने के बाद उसका चेहरा और अधिक खुश दिखाई दिया। ये देखकर तीनों हंसने से खुद को रोक नहीं सके। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक बच्चे को खिला रहे थे। नैना ने देखा कि यंगइंग के खुश दिखने के अलावा कुछ नहीं बदला, इसलिए उसने दर्द से कहा, ठीक है, बस हो गया। अगर भविष्य में तुम्हारे पास और है तो उसे खिलाना। यह एक खजाना था। यंगइंग की भूख बहुत बड़ी थी। आर्य को लगा कि उनकी अभिव्यक्ति देखना मज़ेदार है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और यंगइंग को खिलाना बंद कर दिया। नैना ने अपनी पीठ खींची और ललिता पर मुस्कुराए। ललिता, रात के खाने के लिए धन्यवाद। ललिता, उसने अविश्वास में नैना को देखा। बहन नैना, आप बदल गईं। आप पहले केवल पीती थीं। हाँ, कभी कभी शराब के साथ भोजन करना अच्छा होता है। मैंने यह आर्य से सीखा। नैना ने जिम्मेदारी आर्य पर धकेल दी। आर्य, उसने बदहवासी में नैना को देखा और फिर ललिता से एक बुरी नज़र महसूस की। उसने अपना मुंह खोला लेकिन नहीं जानता था कि क्या कहना है। वह क्या कर सकता था? फिर तीनों नीचे चले गए। रात के खाने के बाद खिड़की के बाहर का आकाश धीरे धीरे धुंधला हो गया। पहले ही शाम हो चुकी थी। आर्य को बर्तन धोने के लिए भेजा गया था। ललिता ने खाना बनाया और शराबी ने भोजन प्रदान किया, इसलिए वह केवल बर्तन धोने की मशीन में बर्तन फेंक सकता था। बाद में आर्य ने नैना को सोफे पर लापरवाही से पीते हुए देखा और कहा, टीचर नैना, हम पहले वापस जाएंगे। यंगइंग यहाँ रह सकती है। नैना ने सिर हिलाया। फिर उसने कहा, वैसे अगर तुम सुबह की कक्षा छोड़ सकते हो तो करो। मेरे पास आओ और कल्टीवेट करो, मैं तुम लोगों को व्यक्तिगत रूप से सिखाऊंगी। आर्य, ललिता। आर्य सोच रहा था कि क्या नैना भूल गई कि वह एक शिक्षक थी। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। ठीक है। उसे कक्षा छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। वह निर्दोष था। यह उनके लिए बहुत फायदेमंद था कि नैना ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सिखाया। उसे मना करने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद आर्य और ललिता चले गए और अपने डॉम्प में लौट आए। आर्य अपने कमरे में वापस बैठ गया और पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में प्रवेश किया। इस दौरान चूंकि वह नीला पक्षी बॉस को मारने में सक्षम था और मध्यम स्तर के जानवर दिखाई देते रहे, आर्य हर बार प्रवेश करने पर बहुत कुछ काटने में कामयाब रहा। आयाम के अंदर वह घास के मैदानों में दिखाई दिया। तुरंत एक शक्तिशाली ची आकाश में बह गई। उसने ऊपर देखा और एक सुंदर नीला पक्षी अपने ऊपर उड़ते हुए देखा।
उसने दांत दिखाए। बहुत बढ़िया, एक शिकार ने अंदर आते ही खुद को प्रस्तुत किया। मत जाओ, चलो एक खेल खेलते हैं। आर्य ने अपने हवा और बिजली के पंख का उपयोग किया और उसका पीछा किया। उसकी चीख को महसूस करने के बाद नीला पक्षी बॉस अचानक मुड़ा और आर्य को ठंडक से देखा। हालांकि ये पक्षी अन्य पक्षियों की तरह तुरंत आर्य से नहीं लड़ा। इसके बजाय ये चिल्लाया। आर्य ने इस पक्षी को भ्रम में देखा। क्या ये पक्षी दया की भीख मांग रहा था? तो उसकी गहरी आंखें थीं। वह खुश महसूस कर रहा था। अब उसे भी बॉस माना जाता था। हालांकि एक निर्दयी जंगलर के रूप में वह अभी भी इसे मारने वाला था। इस पल दूरी से हिंसक जानवरों की दहाड़ सुनी जा सकती थी। आर्य ने भौहें सिकुड़ी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने सतर्कता से चारों ओर देखा। ये सही नहीं लग रहा था। ये पहली बार था जब उसने इन कई शक्तिशाली जानवरों को एक साथ दहाड़ते हुए देखा। क्या हुआ? उसने उस पक्षी पर नजर डाली जिसे उसने लगभग पकड़ लिया था। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। उसे पहले इससे लड़ना होगा और फिर बाद में उड़ना होगा। अब आर्य आश्वस्त था कि वह स्टार क्रिपलिंग पंच का 2 बार उपयोग करके इस पक्षी के सिर को फोड़ सकता है। उसकी आंखों में बैंगनी और हरी रोशनी चमकी क्योंकि उसने पक्षी का पीछा किया। वह चिल्लाया, मरो। उसकी दाहिनी मुट्ठी काली मुट्ठी बल के साथ उमड़ पड़ी जब उसने पक्षी की पीठ पर हमला किया। स्टार क्रिपलिंग पंच। एक घातक खतरे को महसूस करते हुए नीला पक्षी बॉस के चारों ओर एक नीली रोशनी चमकी। एक विशाल नीले बवंडर ने मुट्ठी बल का स्वागत किया। गड़गड़ाहट, टक्कर से उत्पन्न एक कानफोडू विस्फोट हुआ। उसी समय परिणाम ने आसपास के दसियों किलोमीटर को साफ कर दिया। हवा में अराजक उतार चढ़ाव स्पष्ट हो गए क्योंकि पूरी मिट्टी पर घास उखड़ गई थी। मुट्ठी बल बवंडर के माध्यम से फट गया। हालांकि यह बहुत कमजोर हो गया था, फिर भी इसने पक्षी की पीठ की ओर प्रहार किया। आर्य नहीं रुका। उसका शरीर चमका, बॉस की गर्दन के पास पहुंचा और उसने एक बार फिर मुक्का मारा। गड़गड़ाहट। मुट्ठी बल ने बॉस की सुरक्षा को अलग कर दिया, जिससे दुश्मन की पीठ पर एक बड़ा खूनी छेद हो गया। उससे खून बह निकला। गंभीर दर्द ने पक्षी को विलाप करवाया और उसकी चीख थोड़ी कमजोर हो गई। इस पल उसे आर्य की मुट्ठी से एक जानलेवा ची महसूस हुई। इसने पक्षी की आंखों को लाल कर दिया। ये 2 पैरों वाला जानवर उसे धक्का दे रहा था। इसने भारी दर्द का विरोध किया, अपने चरम पर एक हिंसक शक्तिशाली हवा इकट्ठा करने और आर्य की मुट्ठी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। बूम! हिंसक ताकतें हवा में उतार चढ़ाव करती हैं, जंगली हवाओं में बदल जाती हैं और गड़गड़ाहट की टक्कर की आवाज़ के साथ सभी कोनों में फैल जाती हैं। नीला पक्षी बॉस के पंख 100 मीटर से अधिक लंबे थे। आर्य का शरीर इसके सामने बहुत छोटा दिखाई दिया। हालांकि जब ये दोनों टकराए तो आर्य, जो चींटी के आकार का था, ने अपनी मुट्ठी से एक आक्रामक ताकत के साथ नीला पक्षी की रक्षा को फाड़ दिया। उसने पक्षी की कठोर चोंच पर दम्भी मुक्कों की बौछार कर दी जब तक कि दरारें न दिखाई दें और ताज़ा खून बहने न लगे। आर्य की नज़र ठंडी थी। हवा और बिजली के पंख फिर से सक्रिय हो गए और वह नीला पक्षी के रक्त छिद्र के पीछे दिखाई दिया जहां से ताज़ा खून निकल रहा था। तीसरा मुक्का। बूम! नीला पक्षी, जिसका सिर इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि वह अपने होश में नहीं आया था, उसने एक दबंग शक्ति को अपने शरीर के माध्यम से दौड़ते हुए महसूस किया, जिससे उसके आंतरिक अंग फट गए। भयानक शक्ति के कारण उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर गया, जिससे गंदी जमीन पर एक गहरा छेद हो गया। आर्य ने बिना किसी अभिव्यक्ति के जमीन पर बने छेद को देखा। छेद में मरता हुआ नीला पक्षी था। उसने आह भरी और अपने होठों को थपथपाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने सोचा कि वह 2 मुक्कों का उपयोग करके नीला पक्षी से निपट सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे 3 का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। यह एक गलत गणना थी। सच्चाई ने खुलासा किया था कि केवल आत्मविश्वास होना पर्याप्त नहीं था। पूरी शिकार प्रक्रिया में केवल 3 मुक्के लगे और बहुत कम समय लगा, लेकिन आर्य ने इस पल अपने चारों ओर से मजबूत ऊर्जा आती हुई महसूस की। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठीं क्योंकि उसने छेद में धीरे धीरे राख में बदलते नीला पक्षी को देखा। उसे स्पष्ट रूप से जाने से पहले लूट का माल लेना पड़ा। कुछ सांसों के बाद नीला पक्षी की लाश पूरी तरह से राख में बदल गई थी। केवल एक गोला और एक गौरदार कांच की गेंद छोड़ गई थी। आर्य ने खुशी खुशी गोला और गौरदार कांच की गेंद उठाए। दहाड़! मूल रूप से अस्पष्ट दहाड़ें इस पल स्पष्ट हो गईं और आभा, जो लगातार सभी दिशाओं में करीब आ रही थी, हवा में हलचल हुई, स्थान थोड़ा विवश हो गया। आर्य ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। उसने दूर आकाश की ओर देखा और वह जानवरों की परछाइयां देख सकता था। यहाँ क्या हो रहा है? इतने सारे मजबूत जानवर नहीं दिखाई देने चाहिए, है ना? क्या वे यहाँ नीला पक्षी को विदा करने आए हैं? इस मानचित्र पर जानवर ऐसे समय में अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं। यह कोई मतलब नहीं रखता। हवा और बिजली के पंख फड़फड़ाए। आर्य एक बार फिर भौहें सिकोड़े आकाश में उड़ रहा था। क्या वह घिरा हुआ लग रहा था?
कोई भी गॉडार्ड जानवर नहीं थे, लेकिन दर्जनों अपर्चर ओपनिंग स्टेट जानवर थे जो 200 से 300 अपर्चर, यहाँ तक कि 400 अपर्चर के करीब थे। तार्किक रूप से इतने सारे शक्तिशाली जानवरों के साथ क्षेत्र काफ़ी विशाल होना चाहिए और नीला पक्षी के साथ लड़ाई के बाद के प्रभाव इतनी दूर तक नहीं जाएंगे, है ना? ये जानवर यहाँ क्यों जमा हो रहे थे? हालांकि आर्य बहुत उत्सुक था, लेकिन यह एक उत्सुक बच्चा बनने का सही समय नहीं था। उसने देखा कि जानवर उसे घेरने के लिए आए और उसकी नज़र बर्फीली हो गई। क्या इन जानवरों की हिम्मत लंबे समय तक फ्रीज में जमी रही? वे इतने बहादुर क्यों थे? एक भी गॉडार्ड जानवर नहीं था। उन्हें उसे घेरने की हिम्मत किसने दी? हम। ऐसा लगता है कि यह उसका असली कौशल प्रदर्शित करने का समय था। थोड़ी देर बाद जानवर आर्य से केवल कुछ किलोमीटर दूर थे। वहां काला तेंदुआ, विशाल बिल्ली, अजगर, मृग और विभिन्न शक्तिशाली जानवर थे। उनकी आंखें लाल और क्रूर थीं। गॉडार्ड की रोशनी उनके शरीर से चमक रही थी क्योंकि वे आर्य को घूर रहे थे। दहाड़। कुछ किलोमीटर की दूरी इन जानवरों के लिए कुछ भी नहीं थी और उन्होंने दहाड़ते हुए अपने हमले शुरू किए। विंड ब्लेड, थंडर स्पीयर्स, स्पिरिट फोर्स, प्रकाश स्तंभ, ऊर्जा गेंद और बहुत कुछ सभी प्रकार के हमले आर्य की ओर शुरू किए गए थे। शक्तिशाली हमलों के अलावा स्थान विकृत हो गया था और ऊर्जा लहरें लुढ़क रही थीं। हवा दमनकारी थी, जैसे कि ये दुनिया का अंत हो। आर्य के काले बाल जंगली हवाओं में नाच रहे थे। उसने सभी दिशाओं से अपनी ओर आते हमलों को देखा और उसका मुंह हैंग गया। हे भगवान, इतना मजबूत! स्टार क्रिपलिंग पंच पूरी ताकत से 500 से अधिक अपर्चर का हमला जारी कर सकता था, लेकिन इस तरह का हमला केवल 4 बार किया जा सकता था। भले ही वह अब थोड़ा मजबूत था, 5 बार सीमा होगी। उसने पहले ही इसका 3 बार उपयोग किया था और अपने शरीर में आधी ऊर्जा का उपयोग किया था। वह अभी भी इस पर धीरे धीरे ठीक हो रहा था। स्टार क्रिपलिंग पंच के अलावा उसका सबसे मजबूत हमला हरीज़ैड स्लेश था और इसकी हमले की शक्ति अभी तक 400 अपर्चर तक नहीं पहुंची है। इस तरह का हमला पहले से ही उसके लिए खतरा हो सकता है। बेशक अगर आर्य अभी भाग गया तो उसके हवा और बिजली के पंखों पर भरोसा करके यह आसान होगा। ऐसे समय में क्या उसे डर चुनना चाहिए या 5 सेकंड के लिए असली आदमी बनना चाहिए? क्या ये सवाल बहुत कठिन था? आर्य का चेहरा ठंडा हो गया और उसने ठंडक से उपहास किया। हवा और बिजली के पंख उसके पीछे फड़फड़ाए, तुरंत प्रकाश की एक धारा में बदल गए क्योंकि वह सभी हमलों से गुजरा और बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। ये बड़े बॉस मजबूत थे। वह भाग गया, वह भाग गया। जैसा कि कहावत है, जहां जीवन है वहां आशा है। एक शांत और भावनाहीन खेल खिलाड़ी के रूप में आर्य ने स्पष्ट रूप से उनके अलग होने का इंतजार करना चुना और उन्हें एक एक करके नीचे ले लिया। इस तरह ये निश्चित रूप से काटना आसान हो जाएगा। इसे रणनीतिक मोड़ कहा जाता है। लेकिन इसे याद रखें, मैं वापस आऊंगा। हवा और बिजली के पंखों के साथ आर्य की गति बेहद तेज थी। वह थोड़ी देर में कई किलोमीटर की यात्रा करने में कामयाब रहा, जानवरों के घेराबंदी के घेरे से बाहर निकल गया। हालांकि इसने उसकी काफ़ी ऊर्जा की खपत की। आमतौर पर आर्य ऐसा नहीं करता जब तक कि वह नीला पक्षी के साथ नहीं लड़ रहा होता, लेकिन उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। आर्य के भागने के बाद वह ठीक होने के लिए झाड़ियों के बीच छिप गया। बूम! एक दर्जन से अधिक शक्तिशाली हमले टकराए, जिससे एक कानफोडू विस्फोट हुआ। ऊर्जा की हिंसक लहरें आर्य के पीछे उमड़ पड़ीं और वह अपने होठों को थपथपाने से खुद को रोक नहीं सका। अगर वह अभी नहीं भागता तो वह अब तक राख बन जाता। इस पल शक्तिशाली जानवरों को एहसास हुआ कि आर्य भाग गया था। वे तुरंत मुड़े और उनकी खूनी आंखें आर्य की दिशा में देखीं क्योंकि उन्होंने उसका पीछा किया। जब आर्य ने ये देखा तो उसने अपनी भौहें उठाईं और वास्तव में बुरा नहीं माना। ये जानवर बुद्धिमान नहीं थे, वे उसे कैसे पकड़ सकते थे? उसने पूरी ताकत से हवा और बिजली के पंखों का उपयोग किया और उसकी गति 600 अपर्चर से अधिक थी। हालांकि यह केवल लगभग 3 मिनट तक चल सकता था, लेकिन इन जानवरों को हिलाने के लिए यह पर्याप्त था। बस इसी पल आर्य की अभिव्यक्ति फिर से बदल गई। उसने अपना सिर उठाया और आगे देखा, यह महसूस करते हुए कि हवा में जानवरों की आभा की एक और लहर थी। साथ ही आर्य को एक परिचित गॉडार्ड जानवर की आभा भी महसूस हुई। आर्य, यहाँ क्या हो रहा है? सभी शक्तिशाली जानवरों को इस क्षेत्र में एक ही समय में दिखाई नहीं देना चाहिए, है ना? ये जानवर सभी उसमें रुचि रखते हैं। वे उसे खोजने के लिए इतनी दूर भी चले गए। बूम! एक दर्जन से अधिक जानवरों ने आरोप लगाया और अपने खून से भरे मुंह खोले क्योंकि उन्होंने उसकी ओर अपने हमले शुरू किए। आर्य ने अपना सिर मोड़ा और अपनी ओर आते हमलों को देखा। उसने हवा और बिजली के पंखों का उपयोग किया और उसका शरीर एक फ्लैश में चला गया, सभी हमलों को चकमा दे दिया। फिर वह स्पष्ट रूप से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक काले बाघ की विशाल आकृति और अन्य जानवरों की अनगिनत आकृतियों को देख सकता था। आर्य ने अपने होंठ थोड़े सिकोड़ लिए। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे लगा कि उसे चुना जा रहा है।
उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और उसने उन दर्जन जानवरों को देखा जो उस पर हमला करना जारी रखना चाहते थे। धत्तेरे की, अगर मैं तुम लोगों को कुछ नहीं दिखाता तो तुम लोग सोचोगे कि मैं कमजोर हूं। चूंकि तुम मुझे जाने नहीं देना चाहते तो चलो अच्छा समय बिताते हैं। हरी जैड स्लेश, आर्य की आंखों में एक हरी रोशनी टिमटिमाई और दो चमकीले हरे विंड ब्लेड्स जो कुछ मीटर से अधिक लंबे थे बन गए। मरो तुम सब, जियो। आर्य की आंखों में एक रून चमका और हरी जैड स्लेश हवा में गायब हो गई। उनमें से एक ने एक विशाल काली बिल्ली को काट दिया जिसके शरीर के चारों ओर ग्रे कोहरा था। इस विशाल बिल्ली की आभा 400 अपचक के करीब थी। ये बहुत शक्तिशाली थी। इसके अलावा इसकी गॉड आर्ट प्रथम पुनर्योजी गॉड आर्ट और बॉडी गॉड आर्ट थी। यदि आर्य इस कदम का उपयोग नहीं करता तो उसके पास इसे हराने का कोई अन्य तरीका नहीं हो सकता था। हालांकि ये हरी जैड स्लेश इसे मारने के लिए नहीं बल्कि इसे रोकने के लिए उपयोग की गई थी। अजगर जिसकी आभा सबसे कमजोर थी उसे भी काट दिया गया। तस्क, अजगर की आभा केवल 200 अपचक के आसपास थी। उसके पास आर्य के हमले से बचाव करने का समय नहीं था, इसलिए उसका सिर काट दिया गया। उसका विशाल सिर उसके शरीर से अलग हो गया और हर जगह ताज़ा खून उगलते हुए जमीन पर गिर गया, आकाश को लाल रंग में रंग दिया और उसका शरीर अभी भी हिल रहा था। बूम, अन्य हरी जैड स्लेश एक विशाल काली बिल्ली के पंजे से टूट गई। हिंसक विंड ब्लेड सभी दिशाओं में बह गया जिससे उनके आसपास के कमजोर जानवरों को कुछ घाव हो गए। दहाड़, विशाल काली बिल्ली ने अपना सिर मोड़ा और अजगर को उसके अलग सिर और शरीर के साथ धीरे धीरे जमीन पर गिरते हुए देखा और आर्य पर क्रूरता से दहाड़ा। इस दो पैरों वाले जानवर ने वास्तव में विरोध करने की हिम्मत की। ये दहाड़ा और आर्य पर झपटा। आर्य ने विशाल काली बिल्ली को एक हिंसक आभा के साथ उसकी ओर झपटते हुए देखा और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। भोला, लड़ते समय स्पष्ट रूप से पीछे की तरफ कड़कती त्वचा पर हमला करना जाने का रास्ता था। ये साथी इतना मांसल है इसलिए उसने स्पष्ट रूप से हार माननी चुनी। उसके हवा और बिजली के पंख चमके और हालांकि यह सबसे तेज गति नहीं थी लेकिन विशाल काली बिल्ली के लिए पकड़ना बहुत कठिन था क्योंकि इसमें गति गॉड आर्ट नहीं थी। आर्य ने काली बिल्ली के हमले को चकमा दिया और कमजोर जानवर पर हमला करने के लिए एक ही समय में हरी जैड स्लेश का उपयोग किया। दहाड़, जानवर स्पष्ट रूप से स्तब्ध थे और गुस्से में दहाड़ते रहे। यह कोई मतलब नहीं रखता वे और अधिक क्रोधित क्यों थे जब वह थोड़ा पीछे हट गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस लहर में सबसे मजबूत जानवर विशाल काली बिल्ली गुस्से की एक तेज दहाड़ जाने दी। ये दो पैरों वाला जानवर अपने छोटे भाई को मारने में सक्षम था, वह मेरे लिए क्यों नहीं आता। तो खुशहाल समय हमेशा छोटा होता था। थोड़ी देर बाद एक गहरी और धमकी भरी दहाड़ ने आर्य की खुशी को बाधित किया। एक गॉड आर्ट जानवर के रूप में काले बाघ के पास गति गॉड आर्ट नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी शक्ति नीला पक्षी से अधिक मजबूत थी। इसकी गति तुलनीय थी और आर्य के काफी करीब थी। उसकी काली पुतलियों में एक खतरनाक रोशनी टिमटिमाई और उसने एक पृथ्वी को हिला देने वाली दहाड़ जाने दी। दबंग आभा के साथ एक काला स्पिरिट फोर्स पंजा आर्य के ऊपर बना। विशाल पंजा सैकड़ों वर्ग मीटर से अधिक था और यह आर्य की ओर नीचे गिर गया जैसे कि यह एक मच्छर को मार रहा हो। एक भयंकर ची वाले काले स्पिरिट फोर्स विशाल पंजे ने आर्य की ओर प्रहार किया। आसपास की हवा स्पिरिट फोर्स पंजे से हिल गई और यहां तक कि सूरज की रोशनी भी विशाल पंजे द्वारा अवरुद्ध हो गई जहां आर्य था। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश गिर रहा हो और मजबूत दबाव ने आर्य की हड्डियों को कुचल दिया जिससे टूटने की आवाज आई। इतना मजबूत, आर्य के पास सोचने का समय नहीं था। हवा और बिजली के पंख जल्दी से सक्रिय हो गए और वह तुरंत गायब हो गया। विशाल काली बिल्ली जो खुशी से आर्य के साथ काले स्पिरिट फोर्स पंजे से छिप रही थी वह इतनी तेज नहीं थी। इसे सीधे जमीन पर मारा गया। बूम, एक भयानक विस्फोट गूंज उठा और 1 दर्जन किलोमीटर से अधिक काली स्पिरिट लाइट से ढका हुआ था। हवा में जानवर भी अपने रास्ते पर रुक गए और डर के साथ विस्फोट को देखा। उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। रुकने में कामयाब होने से पहले आर्य को शॉकवेव्स के कारण कई किलोमीटर दूर फेंक दिया गया था। जब काली स्पिरिट लाइट फैल गई तो जमीन पर कुछ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ एक गहरा छेद बचा था और एक शत विक्षत लाश धीरे धीरे राख में बदल रही थी। आर्य ने ठंडी हवा की सांस ली। कितना भयानक, ये थोड़ा बहुत मजबूत है ना। यह विशाल काली बिल्ली को मारने में कामयाब रहा जिसके पास पुनर्योजी गॉड आर्ट और शारीरिक गॉड आर्ट थी, बस एक ही थप्पड़ के साथ। यह आदमी 400 से अधिक अपचक के साथ एक सुपर मांसल ढाल था। वह सोच रहा था कि मृत विशाल काली बिल्ली ने इसके बारे में क्या सोचा। बिल्लियां और बाघ एक ही परिवार के थे, उनके पास भ्रातृघाती क्यों था। आर्य के पास आह भरने का समय नहीं था। वह अपने पहरे पर था और आकाश में निलंबित काले बाघ बॉस को देखा। काला बाघ बॉस बस बहुत मजबूत था। अगर यह वह होता जिसे अभी थप्पड़ मारा गया था तो वह शायद चपटा हो जाता, है ना। दहाड़, काला बाघ बॉस और क्रोधित हो गया।
ये स्पष्ट रूप से वह प्रकार था जो हार नहीं मानेगा। उसने देखा कि आर्य ने हमले को चकमा दिया था और एक कम आवाज में दहाड़ा। उसका शरीर मौके पर गायब हो गया और आर्य के सामने दिखाई दिया। उसके विशाल पंजे पर एक काली रोशनी टिमटिमाई और जंगली हवाएं पैदा की जब उसने आर्य की दिशा में स्वाइप किया। विशाल पंजे में निहित भयानक शक्ति ने आर्य को रोंगटे खड़े कर दिए और हवा और बिजली के पंख उसके पीछे फड़फड़ाए। वह एक पल में गायब हो गया, काले विशाल बाघ के हमले से बच गया। जिस पल उसका शरीर दिखाई दिया, सभी प्रकार के भयानक हमले दूरी से उसकी दिशा में शूट किए गए। अन्य जानवर शो नहीं देख रहे थे, लेकिन उन्होंने युद्ध के मैदान में दौड़ने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार काले बाघ बॉस के आसपास वे घायल हो सकते थे। वह विशाल काली बिल्ली एक उदाहरण थी। हालांकि इसने उन्हें लंबी दूरी के हमले शुरू करने से नहीं रोका। आर्य ने भौहें सिकुड़ी और एक बार फिर गायब हो गया, दर्जनों हमलों से बच गया। जब वह एक बार फिर दिखाई दिया तो काले बाघ बॉस ने पहले ही प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और अपना मुंह चौड़ा खोल दिया, क्योंकि उसने अपनी दिशा में 10 मीटर से अधिक की एक विशाल काली ऊर्जा गेंद लॉन्च की। धत, क्या ये जानवर अभिजात वर्ग बन गए? क्या उन्हें एक दूसरे पर हमला नहीं करना चाहिए था? वे वास्तव में एक साथ इतनी अच्छी तरह से काम क्यों कर रहे थे? वह बस एक कमजोर, दयनीय और असहाय बच्चा था। आर्य का शरीर एक बार फिर एक फ्लैश में चला गया और ऊर्जा गेंद को चकमा दिया, जो प्रकाश की एक काली धारा में बदल गई और एक काले तेंदुए को विस्फोटित कर दिया जो भागने में कामयाब नहीं हुआ। काले तेंदुए के पास चीखने का समय भी नहीं था और वह राख में बदल गया। आर्य ने जमीन पर उतरने का यह मौका लिया और उस गोले को उठाया जिसे अभी मरते हुए जानवर ने गिराया था। इस समय स्थिति उसके पक्ष में नहीं थी और उसने पहले ही मौके पर मरने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। हालांकि मरने से पहले आर्य एक भी गोला कभी नहीं छोड़ेगा। दुर्भाग्य से भयंकर जानवर जो वर्तमान में एक दूसरे से लड़ रहे थे कोई गोला नहीं गिराएंगे, अन्यथा वह उसका लाभ उठाने में सक्षम होगा। जब शॉकवेव्स फैल गईं तो आर्य ने पीछे से आने वाली एक भयानक शक्ति महसूस की। तदनुसार उसने चकमा देने के लिए एक बार फिर हवा और बिजली के पंखों का उपयोग किया। उसने पूरी गति से भागने पर विचार नहीं किया, हालांकि वह पहले से ही अधिक से अधिक चीखों करीब महसूस कर सकता था। यहां तक कि काफी संख्या में गॉडार्ट जानवर भी थे। आर्य पीड़ित महसूस कर रहा था। वह बस अंदर आया और अभी तक कुछ नहीं किया। ठीक है, ये जानवर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे जैसे उसने कुछ जघन्य किया हो? क्या यह मौखिक रूप से फैला था? जिस पल से नीला पक्षी ने उसे देखा, उसने अपने दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया और सभी ने उससे छुटकारा पाने की योजना बनाई। अब तक आर्य को पता नहीं था कि वास्तव में क्या हुआ। दहाड़ री एक बार फिर दूर से दहाड़ आए और आर्य ने काले बाघ बॉस के हमले को फिर से चकमा दिया। उसने अपनी आंखों के कोने से 3 नीले पक्षी देखे, 2 युद्ध घोड़ा बॉस और एक ग्रे विशाल छिपकली बॉस पास आ रहे थे। उनकी विशाल जानवर आंखों में एक भयंकर रोशनी टिमटिमा रही थी, क्योंकि उन्होंने आर्य को जानलेवा इरादे के साथ देखा। आर्य, उसने धीरे धीरे सांस ली और अपनी सांस को शांत करने की कोशिश की। उसके माथे पर पसीने की बूंदें पहले से ही बन रही थीं। जब उसने नीला पक्षी को मारा तो उसने पहले ही अपनी आधी ऊर्जा का उपयोग कर लिया था। उसके बाद उसने 1 दर्जन से अधिक जानवरों को मार डाला जो उसे घेरते थे और यहां तक कि काले बाघ बॉस से इतनी दूर भाग गए। उसका शरीर लगभग खाली हो गया था, लेकिन वह इसे लेटकर नहीं ले सकता था। वह अचानक इतना लोकप्रिय क्यों हो गया? क्या सभी जानवर उसके अक्षय शरीर में रुचि रखते थे? यह कोई मतलब नहीं रखता। गॉडार्ट जानवर बॉस के अलावा 100 से अधिक मजबूत जानवर थे। विशाल जानवर हवा में निलंबित थे और आर्य को घेर लिया, यहां तक कि सूरज की रोशनी भी अवरुद्ध हो गई थी। सैकड़ों जानवरों और एक मजबूत आभा को बाहर निकालने वाले कुछ गॉडार्ट जानवरों के साथ, यहां तक कि आर्य भी अत्यधिक दबाव महसूस कर सकता था। उसने इन जानवरों को देखा जो उसे क्रूरता से देख रहे थे और उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया। एक बर्बर रूप उसकी आंखों में चमक गया। वह भाग नहीं सकता था और उन विशाल लोगों से लड़ने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए उसने पहले उन छोटे लोगों को मारने का फैसला किया। ठीक जब आर्य ने ऊर्जा की अपनी खपत को नज़रअंदाज करने और कई जानवरों को मारने की योजना बनाई तो उसके बगल में एक काला आंकड़ा दिखाई दिया। आर्य ने एक नज़र डाली और उसका पूरा शरीर सख्त हो गया। ठंडा पसीना उसकी पीठ से नीचे गिर गया। वह एक सुंदर काले बालों वाला किशोर था। किशोर आर्य को एक हल्की मुस्कान के साथ देख रहा था, पूरी तरह से उनके आसपास के उन मजबूत जानवरों की आभा को नज़रअंदाज कर रहा था। ये तुम फिर से हो? आर्य 2। आर्य ने आर्य 2 को देखा जो अचानक दिखाई दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि दूसरा क्या करना चाहता था। आर्य 2 की उपस्थिति के कारण मूल रूप से अत्याचारी वातावरण थोड़ा स्थिर हो गया। गॉडार्ट जानवरों और मजबूत जानवरों दोनों ने अपनी आंखें चौड़ी की और आर्य 2 के बीच आगे पीछे देखते रहे। दहाड़, क्या हो रहा है? 2 पैरों वाले जानवर? क्या ऐसा केवल एक ही जानवर नहीं था? ये वैसा नहीं था जैसा कि सहमति हुई थी। एक पल के लिए सन्नाटा था। आर्य ने अपनी भौहें सिकुड़ी और आर्य 2 को देखा।
तुम वास्तव में कौन हो? उसने संवाद करने की कोशिश करने की योजना बनाई। हालांकि आर्य 2 ने एक शब्द नहीं कहा और हल्की मुस्कान के साथ आर्य को देखता रहा। फिर उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और एक धुंधली सफ़ेद रोशनी दिखाई दी जो एक छोटे ऊर्जा समूह में बदल गई। ऊर्जा समूह घनी तरह से पैक किया गया था, जैसे उसके शरीर के चारों ओर घूमने वाली तारों की रोशनी। उनमें से सैकड़ों थे और भयानक आभा उसके शरीर से बह रही थी, जिससे आर्य को रोंगटे खड़े हो गए। ये साथी निश्चित रूप से एक वेयरवुल्फ था। वह बेहद मजबूत था। कम से कम वह खरगोश बॉस से कमजोर नहीं था। वह खरगोश बॉस से भी मजबूत हो सकता है। तो सवाल है, ये साथी क्या करने की योजना बना रहा है? आर्य अभी भी अपने विचारों में गहरा था जब सभी ऊर्जा समूह हवा में गायब हो गए। बूम 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 बूम। फिर भयानक विस्फोट हुए और जानवर और गॉडआर्ट जानवर जो उनके आसपास थे एक साथ फट गए। उसी समय आर्य को अपने पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ और उसके विचार अंधेरे के आगे झुक गए। जब उसकी दृष्टि ठीक हुई तो वह पहले से ही परिचित छात्रावास में था। आर्य के होंठ ठंड गए और वह दर्द के कारण ठंडे पसीने में बह रहा था। उसका पूरा शरीर एक लयबद्ध दर्द के साथ दर्द कर रहा था। वह आर्य 2 बहुत क्रूर था। ओह, बुरा मत मानो कि उसने आर्य के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने आर्य को बधाई भी नहीं दी और बस उसे उड़ा दिया जब वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। क्या ये हो सकता है कि इस साथी के विवेक को बिल्कुल चोट नहीं पहुंचेगी? क्या ये हो सकता है कि इस साथी को ऐसा नहीं लगेगा कि यह खुद उसके साथ हुआ? वह इसे याद रखेगा। लेकिन वह आर्य 2 वास्तव में मजबूत था। वह बस एक कदम के साथ इतने सारे मजबूत जानवरों को मारने में कामयाब रहा। उसकी शक्ति पहले से ही मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट पर होनी चाहिए। आर्य बिस्तर पर लेट गया और अपनी भौहें बुनी। उस दृश्य के बारे में सोच रहा था जब सैकड़ों जानवरों ने उस पर हमला करने के लिए एक साथ काम किया। उन जानवरों ने उस पर हमला करने के लिए एकजुट क्यों किया? वे जानवर विभिन्न प्रजातियों के थे और सभी बहुत मजबूत थे। आमतौर पर उनका अपना क्षेत्र होता, लेकिन वे इतनी जल्दी इकट्ठा होने में कामयाब रहे, ये स्पष्ट रूप से पूर्व नियोजित था। आर्य ने अपने मंदिरों को रगड़ा और उसका सिर दर्द महसूस किया। हमेशा दुष्ट लोग उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसने क्या गलत किया? वह बस एक निर्दोष बच्चा था। उसे ऐसा अनुचित व्यवहार क्यों प्राप्त करना चाहिए? बस इसी पल आर्य को अचानक वह घटना याद आई जब खरगोश बॉस ने उसे आर्य 2 समझ लिया था। 1 मिनट रुको। उसका एक साहसिक अनुमान था। क्या ये हो सकता है कि इन सभी जानवरों ने भी उसकी पहचान को गलत समझा? या शायद आर्य 2 ने चीज़ों को अंदर हलचल कर दी थी और एक अभिमानी आंकड़ा बन गया था। उसे तब स्थानीय अत्याचारियों द्वारा घेर लिया गया था, प्राकृतिक व्यवस्था को धता बताने की तैयारी कर रहा था। आर्य ने सोचा कि यह भी एक संभावना थी। अगर यह सच था तो वह एक निर्दोष पीड़ित था, है ना? आर्य का मुंह हैंट गया। वह हतप्रभ था। जीवन पहले से ही इतना कठिन था। उसे इस अन्याय को क्यों भुगतना पड़ा? उसने चुपचाप सभी जानवरों की दुश्मनी को नोट किया और अगली बार बदला लेने की योजना बनाई। इस पल दर्द कम हो गया था। आर्य ने गहरी सांस ली और पालथी मारकर बैठ गया। हालांकि उसे बॉस द्वारा बाहर खदेड़ दिया गया था, जैसे ही वह अंदर गया उसने फिर भी काफी भरपूर फसल काटी। एक नीला पक्षी बॉस और 1 दर्जन से अधिक भयंकर जानवर, वह इस फसल से काफी संतुष्ट था। उस विचार के साथ आर्य अब परेशान नहीं था और खुद से बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा था। उसने अब पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में बदलाव के बारे में नहीं सोचा और अपनी आंखें बंद कर लीं। कल्टिवेट। जब वह मजबूत हो जाएगा तो वह उन मालिकों को एक गरीब युवा व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव न करने का अर्थ बताएगा। अगली सुबह जल्दी गर्म सूरज की रोशनी कमरे की खिड़की से चमक उठी। आर्य ने अपनी भौहें थोड़ी बुनी और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह खड़ा हुआ और खींचा। उसने कल रात गॉड-आर्ट गोले को अवशोषित करना समाप्त कर दिया। बदले में उसकी गॉड-आर्ट मजबूत हो गई थी। इस बिंदु पर आर्य ने पाया कि गॉड-आर्ट गोले में निहित कुछ रहस्य उसके पास मौजूद चीज़ों के साथ विलय हो गए थे। यह एक अच्छी बात थी। इसका मतलब था कि उसकी गॉड-आर्ट ने बहुत प्रगति की थी, और जब गॉड-आर्ट गोले का अब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वह अधिपतियों का शिकार करने पर विचार कर सकता था। उसके बाद आर्य धोने के लिए चला गया। धोने के बाद वह नीचे गया और कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। आर्य ने दरवाज़ा खोला और ललिता को बाहर खड़ा पाया। वह हैरान था। तुम इतनी जल्दी क्यों आए हो? ललिता ने उसके सवाल पर अपनी आंखें घुमाईं। मैं देखना चाहती थी कि क्या यंगयिंग द्वारा कल तुम्हारे गोले का उपयोग करने के बाद उसमें कोई बदलाव आया है। जब आर्य ने उसका जवाब सुना तो वह मुस्कुराया। चूंकि ऐसी बात है तो चलो पहले चलते हैं। क्या उसे वास्तव में इतना चिंतित होने की ज़रूरत थी? फिर भी आर्य ने उसे नहीं छेड़ा। वे दोनों नैना के घर की दिशा में उड़ गए। आर्य ने नैना का दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा बहुत जल्दी खोला गया, लेकिन जो व्यक्ति इसे खोल रहा था वह कियूहेशा थी।
आर्य ने क्यूयू हेशा को अजीब तरह से देखा। ये व्यक्ति और नैना स्पष्ट रूप से एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के घर जाते रहते थे। आर्य ने उसे नैना की जगह पर कई बार देखा था। वह ये भी नहीं जानता था कि इन दोनों लोगों का रिश्ता अच्छा था या बुरा। वह वास्तव में इन महिलाओं को नहीं समझता था। क्यूयू हेशा ने आर्य और ललिता को देखने के बाद अपने होठों को ऊपर की ओर मोड़ा और धीरे से मुस्कुराए। हे छोटे भाई आर्य, ललिता, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उसकी नज़र उन दोनों पर बह गई और उसने दांत दिखाए। तस्क तस्क, छोटे भाई आर्य, तुम्हारे पास कोई खेल नहीं है। तुम दोनों अकेले रह गए थे, फिर भी कोई प्रगति नहीं है। आर्य, उसने अविश्वास में क्यूयू हेशा को देखा। यह महिला और वह शराबी वास्तव में खून की बहनें थीं जिन्होंने सालों से संपर्क खो दिया था, है ना? जब यह महिला कल आसपास नहीं थी तो शराबी ने भी उसे तिरस्कार की नज़र दी जिस पल वे मिले थे। अब यह महिला भी वही कर रही थी। हो, इन दोनों लोगों ने मिलीभगत की, है ना? ललिता ने असहाय होकर कहा। बड़ी बहन हेशा, मजाक करना बंद करो। क्यूयू हेशा मुस्कुराए और उन्हें छेड़ना बंद कर दिया। अंदर आ जाओ। हिंसक माँ अजगर घर से निकल गई क्योंकि उसे कुछ भाग लेना था और जल्द ही वापस आएगी। वह मुड़ी और वापस लिविंग रूम में चली गई। फिर सोफे पर आलसी होकर झुक गई। उसकी पतली और गोरी दाहिनी बांह सोफे के आर्मरेस्ट पर टिकी हुई थी क्योंकि उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मुस्कुराए। तुम लोग अभी वापस आए हो। मैंने सुना है कि तुम लोगों ने मिशन के दौरान 3 अजीब विदेशियों का सामना किया। फिर यंगइंग ने उन्हें खा लिया। आर्य को उन 3 काले लबादे वाले राक्षसों की याद आई और सिर हिलाया। इसके बाद उसने उसे मिशन के बारे में बताया। क्यूयू हेशा क्या हुआ सुनने के बाद हल्का मुस्कुराई और उसकी आंखों में एक ठंडा जानलेवा इरादा चमक उठा। ब्रह्मांड में हजारों जातियां हैं और मानव जाति उन सभी को पहचानने में असमर्थ है। ऐसा लगता है कि वे गलती से प्राकृतिक वर्महोल के माध्यम से यहाँ आए थे। आर्य और ललिता अचंभित थे। प्राकृतिक वर्महोल, ये दोनों लोग प्राकृतिक वर्महोल के बारे में जानते थे। ब्रह्मांड में तारों के पास प्राकृतिक वर्महोल बनाने का एक छोटा मौका था। हालांकि प्राकृतिक वर्महोल और अंतरिक्ष यान का वक्रता चैनल अलग थे। प्राकृतिक वर्महोल ब्रह्मांड में एक यादृच्छिक स्थान से जुड़ा हुआ था। यह आकाशगंगा के भीतर जुड़ा हो सकता है, या ये 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर कहीं जुड़ा हो सकता है, या यहाँ तक कि शून्य ब्रह्मांड से भी जुड़ा हो सकता है। प्राकृतिक वर्महोल अस्थिर थे और केवल थोड़े समय के लिए ही रह सकते थे, लेकिन आकाशगंगा छोटी नहीं थी। आखिरकार इसकी कभी कभार घटनाएं होती थीं जो संघीय आपदा के कारणों में से एक थी। प्राकृतिक वर्महोल का प्रकट होना पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर था। कभी कभी वे 1 दशक से अधिक समय तक प्रकट नहीं होते थे, या वे प्रकट होते थे लेकिन कोई जीवित प्राणी नहीं जाता था। कभी कभी वे साल में कुछ बार भी दिखाई दे सकते थे। पृथ्वी युग के दौरान भूकंप की तरह ब्रह्मांड के बॉस ने उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से व्यवस्थित किया। 800 साल पहले फेडरेशन में एक बड़े आकार का प्राकृतिक वर्महोल दिखाई दिया और 2 आकाशगंगा वर्ग मजबूत विदेशी आए। उन 2 विदेशियों ने फेडरेशन में अराजकता पैदा की और उन 2 आकाशगंगा वर्ग मजबूत विदेशियों को मारने के लिए तियानलोंग संघ ने पदभार संभाला और उस समय गिर गए। फिर भी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 3 विदेशी प्राकृतिक वर्महोल के माध्यम से यात्रा करने में सक्षम होंगे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि उन्हें संघीय सीमा के माध्यम से तस्करी की गई थी। क्यूयू हेशा ने देखा कि आर्य और ललिता थोड़े सन थे और मुस्कुराए। उच्च स्तरों ने पहले ही जांच के लिए लोगों को भेज दिया था। यदि यह एक प्राकृतिक वर्महोल था तो केवल वे 3 विदेशी होने चाहिए जो आए थे। तुम लोगों को बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बार नहीं होता है। आखिरकार उन दोनों ने सिर हिलाया और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इस पल नैना ने दरवाजा खोला और प्रवेश किया। जब उसने आर्य और ललिता को लिविंग रूम में देखा तो वह मुस्कुराई। तुम लोग यहाँ हो? आर्य ने सिर हिलाया। ललिता ने कहा, बड़ी बहन नैना, यंगइंग कैसी है? तुम लोग ऊपर जाकर देख सकते हो। आर्य और ललिता ने सिर हिलाया और ऊपर चले गए। जिस कमरे में यंगइंग रह रही थी वहां अभी भी तारे बिखरे हुए थे और वह अपने बिस्तर पर सो रही थी। आर्य कुछ हद तक निशब्द था जब उसने इस छोटी लड़की के होंठों के कोनों पर लार देखी। इस छोटी लड़की के पास बस कितनी लार है। इस पल ललिता अनिश्चित थी। ये तारे कल से ज्यादा चमकीले लग रहे थे, है ना? आर्य ने एक नज़र डाली और महसूस किया कि यंगइंग के चारों ओर के तारे थोड़े चमकीले दिखाई दिए। वह निश्चित नहीं था, लेकिन ये लाल गोलों के कारण हो सकता है। लेकिन अगर यह काम करता है तो यह स्पष्ट रूप से एक अच्छी बात है। आर्य इस पर मुस्कुराया। मैं यंगइंग को और कुछ खिलाऊंगा। ललिता ने सिर हिलाया। फिर आर्य ने यंगइंग को कुछ और लाल गोले खिलाए जो कल की तुलना में उच्च श्रेणी के थे। उसने उसे एक अपर्चर ओपनिंग स्टेट भी खिलाया। अपर्चर ओपनिंग स्टेट लाल गोला निगलने के बाद यंगइंग का छोटा गोल चेहरा शांत हो गया। जब आर्य ने उसे खिलाना समाप्त कर दिया तो वह और ललिता लिविंग रूम में लौट आए।
नैना सोफे पर झुकी हुई थी, पी रही थी, और जब उसने उन्हें देखा तो वह खड़ी हो गई। चलो चलते हैं और कल्टीवेट करते हैं। उसने कल उल्लेख किया था कि वह उन्हें सुबह पढ़ा रही होगी। जब कियूयू हेशा ने उसके शब्द सुने तो वह हंसी। व्यक्तिगत सबक फिर से, मैं भी शामिल हो जाऊंगी। फिर चारों ने वर्चुअल रियलिटी में प्रवेश किया और कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। दोपहर में 4 लोगों के कल्टीवेट करने के बाद उन्होंने आर्य और ललिता के छात्रावास लौटने से पहले एक साथ दोपहर का भोजन किया। आर्य अपने कमरे में वापस चला गया, बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और अपने आप कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। सुबह में नैना और कियूयू हेशा ने मुख्य रूप से उन्हें कुछ युद्ध कौशल सिखाए, साथ ही गॉड आर्ट्स के लिए ध्यान देने के लिए कुछ बिंदु। साथ ही दोपहर में आर्य ने अपनी कल्टीवेशन और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए लाल गोलों को अवशोषित करने की योजना बनाई। जहां तक रात के समय की बात है, इसका उपयोग गॉड आर्ट गोले को पचाने के लिए किया जाता था। इस तरह वह हर पहलू में सुधार करने में सक्षम होगा। रात में आकाश धीरे धीरे उदास हो गया। आर्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों के नीचे लाल बत्ती टिमटिमाई। वह बिस्तर से उठा, अपना शरीर खींचा और एक संतुष्ट मुस्कान दिखाए। अब वह उच्च श्रेणी के लाल गोले प्राप्त कर सकता था और पहले की तुलना में बहुत तेजी से सुधार कर सकता था। सिर्फ एक दोपहर में उसकी स्पिरिट फोर्स कल्टीवेशन एक अपच बढ़ गई थी। ये लाल गोले की गुणवत्ता से संबंधित था जिसका आर्य ने उपयोग किया था और उसके परिपूर्ण आत्मा शरीर से भी संबंधित था। उन मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए जो आत्मा शरीर नहीं थे, 360 बुनियादी अपचय के माध्यम से प्राप्त करना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसमें समय लगेगा और विस्तार अपचय के माध्यम से टूटने की कठिनाई और भी अधिक थी। लेकिन जहां तक आर्य की बात है, जिसके पास एक परिपूर्ण आत्मा शरीर था, उसे इस पहलू के साथ कोई समस्या नहीं थी। उसे बस स्पिरिट फोर्स पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। यदि आर्य उसके बाद लाल गोला प्राप्त करता है तो वह और भी तेजी से सुधार करेगा। यहाँ तक कि केवल लाल गोले की इस श्रेणी के साथ सामान्य रूप से कल्टीवेट करके आर्य पहले से ही अपनी स्पिरिट फोर्स कल्टीवेशन को 3 साल से भी कम समय में पूर्णता तक बढ़ा सकता था, फिर कायापलट के दायरे में आगे बढ़ सकता था। ये बस बिजली की गति थी। यदि अन्य लोग इसके बारे में जानते तो यह निश्चित रूप से पूरे फेडरेशन को चौंका देता। किसी को पता होना चाहिए कि हजार छाया यंग ड्यूक ने पहले बुनियादी अपचय से अपचय ओपनिंग स्टेट में आगे बढ़ने के लिए 6 साल बिताए थे। ये गति उससे कई गुना तेज थी। यहाँ तक कि नैना और अन्य लोगों के पास भी यह कल्टीवेशन गति नहीं थी। आर्य ने गणित किया और खुद से बहुत प्रसन्न हो गया। मैं वास्तव में इतना प्रतिभाशाली हूँ। ये बुरा है, ऐसा लगता है कि मैं अहंकारी हो रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे जल्दी से पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में जाना चाहिए और बड़े मालिकों द्वारा अच्छी तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में प्रवेश करने से पहले उसने पहले खाने की योजना बनाई। उसने स्वादिष्ट भोजन निकाला जिसे उसने यंगइंग को एक हिस्सा देने के बाद संग्रहित किया था और उन्हें निगल लिया। धोने के बाद आर्य फिर से पालथी मारकर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में प्रवेश किया। जिस पल आर्य ने प्रवेश किया उसने स्टेल्थ तकनीक का उपयोग किया। कल जो हुआ वह बहुत आहत करने वाला था, इसलिए वह आज फिर से घिरे होने और हमला किए जाने की इच्छा नहीं रखता था। उसने अपनी मानसिक शक्ति को जारी करने की हिम्मत भी नहीं की। उसने शिकार खोजने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करने पर बस बसा लिया। जल्द ही उसे एक दिशा मिल गई, अपने पैर की अंगुली के साथ जमीन को थपथपाया और गायब हो गया, अपनी शिकार यात्रा शुरू कर दी। बूम! कुछ घंटों बाद घास के मैदान के विशाल विस्तार में कहीं एक भयानक विस्फोट हुआ। काली और बैंगनी रोशनी टिमटिमाई और शॉकवेव्स 10 किलोमीटर से अधिक फैल गईं, एक दबंगची ले गईं। बहुत जल्द शॉकवेव्स फैल गईं और आर्य ने धीरे धीरे राख में बदलते बैंगनी रंग के काले तेंदुए को ठंडक से देखा और राहत की सांस ली। कल जो हुआ उसे फिर से होने से रोकने के लिए आर्य ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके विस्फोट करने का विकल्प चुना। उसने हवा और बिजली के पंख की सबसे तेज गति का उपयोग किया, साथ में स्टार क्रिपलिंग पंच। इस बैंगनी रंग के काले तेंदुए की ची अपचय ओपनिंग स्टेट के 400 अपचय के आसपास थी और मरने से पहले इसके पास चीखने का समय भी नहीं था। आर्य ने जमीन पर गोला उठाया और नहीं रुका, वह तुरंत गायब हो गया। वह भयंकर जानवरों की अंगूठी में गुप्त रूप से शिकार कर रहा था। स्थिति काफी खतरनाक थी। हालांकि एक बार काम पूरा हो जाने के बाद दौड़ना ये रोमांचकारी था। उसके बाद वह कुछ समय के लिए आराम करेगा और तब तक इंतजार करेगा जब तक कि वह एक बार फिर शिकार करने से पहले जो खर्च किया था उसे ठीक नहीं कर लेता। वह निर्दयी होगा और एक ही हमले से मार डालेगा। पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में 3 दिन बाद हवा और बिजली के पंख आर्य के पीछे फड़फड़ाए और उसका शरीर प्रकाश की एक धारा में बदल गया जब वह हवा में बह गया। उसके पीछे सैकड़ों शक्तिशाली जानवर दहाड़ रहे थे और उसका बारीकी से पीछा कर रहे थे। उनमें से 6 नीला पक्षी बॉस थे और उनके पीछे युद्ध घोड़ा बॉस, काला विशाल बाघ,
ग्रे विशाल छिपकली और कई अन्य गॉड-आर्ट जानवर थे। और पीछे और भी मजबूत जानवर थे। एक बेहद मजबूत ची उन क्षेत्रों में फैल गई जहां आर्य और जानवर गुजरे थे। कुछ कोर मार्शल स्टेट जानवर भारी वातावरण से भयभीत थे और वे फर्श पर रेंगते हुए कम आवाज में चिल्ला रहे थे। इस मानचित्र में सबसे कमजोर जानवरों के रूप में वे केवल मालिकों की निरंकुश शक्ति के तहत डर से काम सकते थे। री दहाड़ आर्य सामने उड़ गया और उसका मुंह हैंग गया जब उसने अपने पीछे चीखें सुनी। ये कौन सह सकता है? इतने सारे भयंकर जानवरों के एक साथ उसका पीछा करने के साथ वह भी निराशा में था। इसके अलावा वह पहले से ही धुंधले रूप से महसूस कर सकता था कि और अधिक जानवर आगे उसकी ओर आ रहे थे। वह पीड़ित महसूस कर रहा था। पहले मानचित्र में आर्य का पीछा भी किया गया था, लेकिन पहले मानचित्र में हर कोई अभी भी काफी नया था और जब तक आर्य को छिपाने के लिए खरगोश का छेद मिल जाता वह आसानी से उन्हें हिला सकता था। हालांकि यह इस मानचित्र पर अलग था। आर्य ने अभी तक कोई गुफा नहीं देखी थी। इसके अलावा भले ही कोई गुफा होती, इस मानचित्र पर जानवरों की ताकत के साथ आर्य को लगा कि वे बस गुफा को नष्ट कर देंगे। घास के मैदान पर केवल हरी घास थी और कोई बैरिकेड्स नहीं थे, इसलिए वह केवल अपने आंसू रोक सकता था और दौड़ना जारी रख सकता था। भले ही वह तेज था, रास्ते में हमेशा जानवर शामिल होते थे और उसका रास्ता रोकते थे। भागना बहुत मुश्किल था। कुछ मिनट बाद आर्य एक बार फिर गिर गया। इस बार आर्य दो प्रकट नहीं हुआ। कमजोर प्रतिरोध करने के बाद इन जानवरों ने आर्य के साथ सभी प्रकार की चीजें की और अंत में उसे पॉकेट हंटिंग डायमेंशन से बाहर निकाल दिया गया। कमरे में आर्य ने अपनी आंखें खोलीं। जब वह मर गया तो वह सभी प्रकार के शक्तिशाली हमलों से अभिभूत था। वह बिल्कुल भी नहीं बच सका। उसका शरीर तब तक बमबारी की गई जब तक कि यह इतनी स्वाभाविक रूप से राख में न बदल जाए। उसके पूरे शरीर को अत्यधिक दर्द का अनुभव हुआ। आर्य थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया और धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर वह एक बार फिर पालथी मारकर बैठ गया और कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। हालांकि वह अंत में भी मर गया, लेकिन उसने काफ़ी अच्छी फसल काटी। चूंकि वह अब जानवरों के बीच लोकप्रिय था, इसलिए उसने शिकार पर समय बचाया और कभी कभी पहले की तुलना में अधिक फसल काटता था। ये दर्दनाक था लेकिन फायदेमंद था। शेष समय में आर्य ने सुबह नैना के स्थान पर कल्टीवेट किया, दोपहर में खुद कल्टीवेट किया और रात में पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में प्रवेश किया। जब वह मर जाता तो वह बाहर आने के बाद गॉड-आर्ट को अवशोषित करना शुरू कर देता। बेशक नैना और क्यूयूहेशा कभी कभी व्यस्त होती थीं। जैसे आर्य और ललिता उनकी कक्षा में भाग लेते और पाठ सुनते। समय बहुत जल्दी बीत गया। एक महीने बाद वर्चुअल रियलिटी पॉड पर ललिता की आंखों में स्पिरिट लाइट टिमटिमाई और एक चांदी सफ़ेद रोशनी ने उसके हाथ में भाले के चारों ओर लिपट लिया। सैकड़ों भाले की रोशनी में बदल गया और आर्य की दिशा में बढ़ गया। भाले की रोशनी तेज थी और हवा के माध्यम से छेदा, जिससे एक तेज शोर हुआ। आर्य ने अपनी दिशा में आने वाली तेज आभा महसूस की। उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, अपने पैर की अंगुली के साथ जमीन को थपथपाया और उसका शरीर एक फ्लैश में चला गया, भाले की रोशनी को चकमा दिया। वह बस इससे बच नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी हथेली को काले क्रिस्टल लाइट शील्ड में ढक लिया और हमले को रोक दिया। डिंग डिंग डिंग, धातु के एक दूसरे से टकराने की आवाज़ गूंज उठी, जिससे मंच पर गूंजती हुई एक सुखद आवाज़ पैदा हुई। हर बार जब वे एक दूसरे के खिलाफ दस्तक देते तो शॉकवेव्स फैल जाती, लेकिन पहले की तुलना में शॉकवेव्स थोड़ी कमज़ोर थीं। एक महीने के कल्टीवेशन के बाद उनकी ताकत पर उनका नियंत्रण बेहतर हो गया था। तदनुसार वे प्रत्येक हमले पर अपनी शक्ति को केंद्रित करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमला करने वाली ताकत प्रत्येक टक्कर के साथ दूसरे पक्ष के शरीर में प्रवेश कर जाएगी। यही कारण है कि ऐसा लग रहा था कि वे बाहर की तरफ कमज़ोर थे, लेकिन तथ्य ये था कि यह आंतरिक रूप से अधिक खतरनाक था। जब ललिता ने देखा कि आर्य ने आसानी से उसके हमले को रोक दिया था तो उसकी आंखों में एक रोशनी चमकी और उसके पतले पैरों ने जमीन पर थपथपाया, क्योंकि वह मौके पर गायब हो गई। बाद में वह अनगिनत परछाइयों में बदल गई और प्रत्येक परछाई ने एक मजबूत चीख निकाली। हवा में अपने भाले के साथ उसने आर्य की ओर प्रहार किया। आर्य शांत था और ललिता के हमले को पूरी तरह से रोक दिया। कुछ ही छोटी सांसों में दोनों पहले ही सैकड़ों चालों का आदान प्रदान कर चुके थे। हालांकि शॉकवेव्स पहले की तुलना में कमज़ोर दिखाई दे रही थीं, लेकिन अखाड़े की जमीन अभी भी दरारों में ढकी हुई थी। हाथापाई के एक और दौर के बाद ललिता 100 मीटर से अधिक उड़ गई और उसने भौहें सिकोड़ीं। दृढ़ संकल्प का एक संकेत उसकी आंखों में चमक गया और उसने ठंडक से उपहास किया। उसके शरीर में आभा एक पल में फट गई। स्ट्रेंथ गॉड-आर्ट। आर्य ने ललिता के शरीर के चारों ओर आभा देखी और उसके होंठ मुस्कान में बदल गए। ये लड़की एक महीने पहले की तुलना में बहुत मजबूत थी। उसकी स्ट्रेंथ गॉड-आर्ट मजबूत हो गई थी और संत मूल शक्ति के साथ मिलकर, जिसने उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाया, उसकी शक्ति 400 अपच से अधिक होनी चाहिए, है ना? ये गति बस बहुत तेज थी।
हालांकि आर्य की तुलना में वह अभी भी बहुत पीछे थी। बूम! बेहद कठोर मंच पर एक उथला गड्ढा दिखाई दिया और ललिता का शरीर एक परछाई में बदल गया। उसके हाथ में भाला एक भयानक चीमे लिपटा हुआ था जब उसने आर्य पर हमला किया। आर्य के हाथ पतले काले क्रिस्टल में ढके हुए थे जबकि हवा और बिजली उसके शरीर के चारों ओर घूम रहे थे। वह ललिता के साथ लड़ाई करते हुए मुस्कुराया। उसने जिस ताकत का इस्तेमाल किया था वह हमेशा ललिता के समान रही थी, लेकिन वह अब उतना घबराया हुआ नहीं था जितना वह तब था जब उसने पहली बार ललिता के साथ लड़ाई की थी, जबकि उसी मात्रा में ताकत का उपयोग किया था। हर बार ललिता के साथ लड़ने के बाद वह बैंगनी गोलों का उपयोग करता था, लेकिन उसका युद्ध कौशल अब पहले की तुलना में बहुत मजबूत था। भले ही ललिता ने गॉड आर्ट का उपयोग किया हो, वह उसका लाभ उठाने में सक्षम नहीं होगी। नैना और कियूहेशा की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने आर्य और ललिता को लड़ते हुए देखा। दोनों अक्सर उन्हें पढ़ाते थे और स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उन्होंने कितना सुधार किया है। इन दोनों ने पहले की तुलना में उनसे अधिक सुधार किया था। ललिता की गॉड आर्ट शुरुआत से ही बहुत मजबूत थी, साथ ही उसकी संत मूल विरासत, उसका सुधार स्पष्ट रूप से बहुत भयावह था। आर्य ने अपनी गॉड आर्ट को कियूहेशा से भी नहीं छिपाया। दोनों स्वाभाविक रूप से जानते थे कि आर्य की गॉड आर्ट कितनी मजबूत थी। इसके बावजूद वे अभी भी उसके सुधार से हतप्रभ थे। कियूहेशा ने आर्य को देखा और उसकी कोमल आवाज में आश्चर्य का संकेत था जब उसने पूछा, माँ अजगर, इस आदमी की युद्ध शक्ति अभी क्या है? नैना ने जवाब दिया, अगर वह पूरी ताकत लगाता है तो लगभग 700 अपच होना चाहिए। कियूहेशा, इस पल चुप रहना बेहतर था। उसे याद आया कि 1 महीने पहले भले ही यह साथी स्टार क्रिपलिंग पंच का उपयोग करता, उसकी शक्ति केवल 500 अपच के आसपास होगी। बस 1 महीने के समय में उसकी शक्ति 200 अपच बढ़ गई। ये सुधार बस बहुत तेज था। कुछ समय बाद नैना ने बात की जैसे वह खुद को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। इस साथी की गॉड आर्ट एक शीर्ष रैंकिंग गॉड आर्ट है, इसलिए उसके लिए इतनी जल्दी सुधार करना सामान्य है। सामान्य, मेरा गधा। नैना बहुत ईर्ष्यालु थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ वर्षों के समय में ये साथी उससे ज़्यादा मजबूत होगा, है ना? वह मानव जाति में सबसे मजबूत 18 वर्ष और 144 महीने पुरानी अभिजात वर्ग में से एक थी, ठीक है। वह इस साथी से 100 महीने से अधिक बड़ी थी। वह अपना चेहरा कहाँ छिपाएगी यदि यह साथी कुछ वर्षों के समय में उसके साथ पकड़ लेगा? कियूहेशा भी बहुत ईर्ष्यालु थी। उन्हें फेडरल में प्रोडिजी माना जाता था और स्वाभाविक रूप से बहुत गर्व था। यहाँ तक कि फेडरल के पहले यंग ड्यूक ने भी उन्हें बिल्कुल भी ईर्ष्यालु महसूस नहीं कराया। हालांकि उन्हें आर्य से ईर्ष्या महसूस हुई। भले ही वे ईर्ष्यालु थे, वे एक ही समय में काफ़ी खुश भी थे। आखिरकार उनका आर्य के साथ अच्छा रिश्ता था और वे उसके शिक्षक थे। यदि आर्य भविष्य में मजबूत हो जाता है तो यह उनके तनाव को कम करेगा। उनके विरोधी वैसे भी विदेशी थे। यंग ड्यूक्स के रूप में वे बहुत दबाव से दबे हुए थे। आर्य और ललिता लड़ते रहे और पसीने की बूंदें पहले से ही ललिता के माथे पर दिखाई दे रही थीं। पसीने ने उसके छोटे बालों को भिगो दिया। उसने अपना छोटा मुंह खोला, हल्का हौंफते हुए, और उसकी सांस थोड़ी गंदी थी। वह स्ट्रेंथ गॉड आर्ट के साथ पूरी तरह से बाहर गई और लंबे समय तक नहीं चल सकी। वह असंतुष्ट थी कि वह इस साथी की असली शक्ति को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुई। ललिता ने अपने निचले होंठ को काट लिया और उसकी आंखों में असंतोष का संकेत दिखाई दिया। वह 1 महीने के भीतर लगभग 100 अपच शक्ति बढ़ाने में कामयाब रही। इसे पहले से ही बहुत तेज माना जाता था, लेकिन आर्य की तुलना में अंतर इसके बजाय और व्यापक होता जा रहा था। आर्य ने ललिता को देखा जो हौंफ रही थी और वह मुस्कुराया। क्या हमें अभी भी जारी रखना चाहिए? ललिता ने अपने दांत भींचे। जारी रखो। बूम! ललिता का शरीर गायब हो गया। उसने अपने भाले को घुमाया और एक बार फिर हमला किया। आर्य ने एक शब्द नहीं कहा। वह इस लड़की के स्वभाव को जानता था। वह बहुत जिद्दी थी और निश्चित रूप से हार नहीं मानेगी। चूंकि ऐसा मामला था, वह उसे अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करने देगा। दोनों ने एक बार फिर लड़ना शुरू कर दिया। नैना और कियूहेशा ने अपने निचले होंठ काटे और एक दूसरे को देखा। हम भविष्य में ऐसे नहीं होंगे, क्या हम होंगे? उनके दिल दुख रहे थे और वे अपनी छाती को सूक्ष्मता से पकड़ने में मदद नहीं कर सके। एक पल की चुप्पी के बाद कियूहेशा मुस्कुराए। हिंसक माँ अजगर, तुम्हें मुझे भी आर्य को सबक सिखाने देना होगा। अगर उसने उसे अब नहीं मारा तो उसके पास अगली बार मौका नहीं हो सकता है। नैना ने गंभीर तरीके से उत्तर दिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? मैं इस साथी की शिक्षक हूँ। मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकती हूँ? कियूहेशा मुस्कुराए और एक सुस्त स्वर में कहा, सुबह की ओस शराब की 2 बोतलें। सौदा। इसलिए जबकि आर्य को अंधेरे में रखा गया था, इन दोनों लोगों ने एक बुरा सौदा पूरा कर लिया था। कुछ समय बाद ललिता का शरीर पसीने में भीग गया। उसके मूल रूप से ढीले मार्शल आर्ट्स के कपड़े पसीने में भीग गए थे और उसके शरीर से चिपके हुए थे, जो उसकी खूबसूरत आकृति को उजागर कर रहे थे।
आर्य मुस्कुराया और मौके पर गायब हो गया। वह ललिता के सामने दिखाई दिया और उसके कंधे पर थपथपाया, फिर मुस्कुराया। तुम हार गई। ललिता ने अपने होठों को नाखुश होकर काटा और काफी परेशान महसूस किया। ये साथी वास्तव में अपनी असली शक्ति का उपयोग करने के लिए भी सहन नहीं कर सका। क्या उसने उसे नीचा देखा? आर्य ने स्पष्ट रूप से उसे नीचा नहीं देखा। ये बस इतना था कि हरी ज़ैद स्लेश और सब कुछ उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे भी काफ़ी चोट लगेगी। नैना और क्यूयूहेशा तब चली गईं जब आर्य और ललिता ने अपना अभ्यास सत्र समाप्त कर लिया। ये देखकर कि ललिता कितनी परेशान थी, नैना मुस्कुराए और उसे सांत्वना दी। ठीक है, चलो बाहर चलते हैं। भविष्य में अभ्यास करने के लिए अभी भी बहुत सारे अवसर हैं। ललिता ने असहाय होकर सिर हिलाया। चारों लोगों ने वर्चुअल रियलिटी छोड़ दी। इसके बाद आर्य ने हमेशा की तरह यंगइन को कुछ लाल गोले खिलाए। धुंधले कमरे में यंगइन के शरीर की सतह पर तारों की रोशनी पहले की तुलना में बहुत अधिक चमकीली थी। यह एक भारी बदलाव था जिसे देखा जा सकता था। नैना ने अपनी स्टोरेज रिंग से शराब की एक बोतल निकाली और कुछ घूंट लिए और फिर कहा, मुझे आश्चर्य है कि यह छोटी लड़की कब जागने वाली है। क्यूयूहेशा ने यंगइन को धीरे से देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। उम्मीद है कि जल्द ही। ललिता मुस्कुराई। पहले की तुलना में उसकी तारों की रोशनी अब बहुत अधिक चमकीली है। आर्य की गॉड आर्ट द्वारा बनाई गई ऊर्जा के प्रभाव बहुत अच्छे लगते हैं। जब आर्य ने यह सुना तो उसने अपनी भौहें उठाईं और गर्व से कहा, बेशक, क्या तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? तीनों लोगों ने आर्य पर अपनी आंखें घुमाईं। यंगइन को खिलाने के बाद क्यूयूहेशा ने अपने लंबे गुलाबी बालों को खींचा और सहलाया। चलो नीचे चलते हैं और खाते हैं। आर्य को धन्यवाद। यहाँ तक कि नैना और क्यूयूहेशा ने खाने की आदत विकसित कर ली थी। ललिता ने अक्सर आर्य से शिकायत की कि उसके कारण हर कोई खाने का शौकीन बन गया। आर्य को उस पर गर्व था। क्या स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना मानव स्वभाव नहीं था? हालांकि इंटरस्टेलर युग संकट से ग्रस्त था, लेकिन मनुष्यों की उत्पादकता स्वाभाविक रूप से पृथ्वी युग की तुलना में अधिक मजबूत थी। अगर वे इतनी अच्छी परिस्थितियों में भी नहीं खा सकते तो ये बहुत दयनीय होगा। लोगों को तब तक आनंद लेना चाहिए जब तक वे कर सकते हैं। वे नीचे गए और आर्य को अचानक कुछ याद आया। वह नैना को देखने के लिए मुड़ा। टीचर नैना, आज आपका 30वां जन्मदिन है ना? जब नैना ने उसका सवाल सुना तो वह सख्त हो गई और अपने मुंह में शराब थूक दी, जो सीधे आर्य के चेहरे पर गिर गई। आर्य, उसने कभी नहीं सोचा था कि इस महिला की प्रतिक्रिया इतनी बड़ी होगी। वह अब कुछ हद तक सन्न हो गया था। इस महिला ने वास्तव में उसके चेहरे पर थूक दिया। उसका मुंह हिल गया जब उसने अपने चेहरे से शराब पोंछी। जब वह इस महिला को कोसने वाला था तो उसे अचानक माहौल में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि क्यूयूहेशा और ललिता उसे कैसे देख रही थीं। ऐसा लग रहा था कि इस बार उसे नहीं बचाया जा सकता। फिर वे दोनों चुपचाप दूर चले गए। नैना ने अपने दांत भींचे और आर्य को एक बुरी नज़र दी। आर्य, यह क्या है? क्या आपको अपने जन्मदिन पर खुश नहीं होना चाहिए? आर्य इस महिला से ये भी पूछना चाहता था कि क्या वह जन्मदिन का उपहार चाहती है, लेकिन उसे लगा कि शायद उसे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि उसकी कल्टीवेशन उच्च स्तर तक न पहुंच जाए। फिर वह उसे जन्मदिन के उपहार के रूप में एक मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट लाल गोला दे सकता है। जब उसकी कल्टीवेशन उच्च स्तर तक पहुंच जाती है तो मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट लाल गोला अब उसके लिए कीमती नहीं होगा और उसे कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह एक उपहार के रूप में बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये स्थिति बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। आर्य ने एक शब्द नहीं कहा और उसे अपनी गर्दन के चारों ओर एक मजबूत पकड़ महसूस हुई। उसके माथे पर एक परिचित दर्द फिर से दिखाई दिया। उसी समय नैना ने अपने दांत भींचे और चिल्लाई, मैं इस साल 18 साल की हूँ। ये दर्द देता है। 18 साल, 18 साल। टीचर नैना 18 साल की हैं। मैं गलत था, कृपया मुझे जाने दें। आर्य निशब्द था। यह महिला पहले से ही मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट में थी। 30 साल की होने और 18 साल की होने में क्या अंतर है? वह वास्तव में नहीं समझता था कि महिलाओं के दिमाग में क्या था। इस महिला ने उसे कितनी बार पीटा था। वह पहले ही गिनती भूल गया था। क्यूयूहेशा और ललिता ने इस दृश्य को बिना किसी अभिव्यक्ति के देखा। तस्क पुरुष, एक महिला की उम्र वर्जित है, तुम इतने प्रत्यक्ष कैसे हो सकते हो? अगर यह वे होती तो वे निश्चित रूप से आर्य को एक सबक भी सिखाती। नैना ने आर्य को जाने दिया जब उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। पुनर्योजी गॉड आर्ट का उपयोग करने के बाद आर्य ठीक हो गया। वह बहुत प्रसन्न था। पुनर्योजी गॉड आर्ट वास्तव में उपयोगी थी। इस पल नैना ने संदेह से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? नैना को उसे यह बताने की याद नहीं थी कि उसका जन्मदिन कब था। इसके अलावा उसने बड़े होने के बाद मूल रूप से अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया। आखिरकार बूढ़े आदमी के अलावा उसका परिवार बहुत व्यस्त था।
यदि बूढ़े आदमी ने उसके साथ उसका जन्मदिन मनाया तो क्या वह उसे उसकी मृत्यु तक शादी करने के लिए जल्दी नहीं करेगा? यदि वह अकेली होती तो वह बस शराब की एक अच्छी बोतल पीती और इसे एक उत्सव माना जाता। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्य को पता चल जाएगा। आर्य ने असहाय होकर अपना माथा रगड़ा। बूढ़े आदमी ने कल रात मुझे संदेश भेजा। वह भी नहीं जानता था, लेकिन कल रात बूढ़े आदमी नैना ने अचानक उसे संदेश भेजा और कहा कि यह नैना का जन्मदिन था। बूढ़ा आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था? हमले में सहायता। चूंकि वह जानता था कि यह इस महिला का जन्मदिन था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से नाटक नहीं कर सकता था कि वह नहीं जानता था। इसके अलावा ये बूढ़ा आदमी नैना था जिसने व्यक्तिगत रूप से उसे संदेश भेजा था। इसलिए आर्य केवल खुद को संभाल सकता था और इस महिला से पूछ सकता था। नैना, ललिता, कियूयूहेशा। आर्य का स्पष्टीकरण सुनने के बाद माहौल तुरंत अजीब हो गया। नैना उबल रही थी। उस बूढ़े आदमी द्वारा मूर्ख बनाए जाने से नैना अपना आपा खो बैठी। वह इस पल बूढ़े आदमी की मनहूस मुस्कान की कल्पना भी कर सकती थी। नैना ने अपने दांत भींचे और अपने दिल में सोचा, क्या मुझे ग्रह जिन्याओं पर जाना चाहिए और उस बूढ़े आदमी के घर को फाड़ देना चाहिए? ये बहुत अजीब था। कियूयूहेशा और ललिता, जो किनारे से शो देख रही थीं, नैना को सहानुभूति से देख रही थीं। इस तरह के बूढ़े आदमी के साथ वह काफ़ी दयनीय थी। हवा में सन्नाटा था और नैना ने हार मान ली लग रही थी क्योंकि उसने अपने मंदिरों को रगड़ा। ये सही है, आज मेरा जन्मदिन है। तुम मुझे क्या जन्मदिन का उपहार देने वाले हो? आर्य ने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं। नैना, ललिता, कियूयूहेशा। एक बार फिर सन्नाटा था। तीनों लोगों ने अजीब तरह से निर्दोष दिखने वाले आर्य को देखा। नैना ने अपनी मुट्ठी भींची और अपने दांत भींचे। तो तुमने इसे मेरे दिल को छूने के लिए उठाया? उसने अपना मुंह खोलते ही पूछा कि क्या यह उसका 30वां जन्मदिन था? अगर वह उसके दिल को छूने की कोशिश नहीं कर रहा था तो यह क्या था? हम। जब आर्य ने देखा कि नैना गुस्से में फटने वाली थी तो उसने जल्दी से कहा, रुको। टीचर नैना, पहले अपनी मुट्ठी नीचे रखो और गहरी सांस लो। शांत हो जाओ। नैना ने आर्य की ओर दांत दिखाए। मैं तुम्हें एक और वाक्य बनाने का मौका दूंगी। आर्य मुस्कुराया। टीचर नैना, देखिए, आपके पास निश्चित रूप से वह है जो मेरे पास है और किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं सोच रहा था कि आप तब तक इंतज़ार क्यों नहीं करती जब तक कि मैं अपनी कल्टीवेशन में सुधार नहीं कर लेता और आपको कल्टीवेट करने के लिए एक मजबूत लाल गोला नहीं देता, है ना? नैना थोड़ी सन रह गई जब उसने ये सुना और कुछ नहीं कहा। आर्य थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था जब नैना उसे घूर रही थी और सावधानी से बोली, टीचर नैना, क्या आप ठीक हैं? क्या ये हो सकता है कि इस महिला की मुट्ठी अभी भी खुजली कर रही थी? नैना ने शराब के कुछ घूंट लिए और फिर आह भरी और आर्य पर मुस्कुराए। तुम्हारी गॉडार्ट ऊर्जा बहुत कीमती है, इसे मुझे मत दो। जब आर्य ने सुना कि उसने क्या कहा तो वह समझ गया कि उसने उसे उस तरह क्यों देखा। वह हल्का मुस्कुराया। दयालुता हमेशा 10 गुना वापस आती है। मैं किसी के साथ अच्छा हूं इस आधार पर कि व्यक्ति मेरे साथ अच्छा था। टीचर नैना, आप हमेशा मेरे साथ अच्छी रही हैं और मैं निश्चित रूप से आपके प्रति कंजूस नहीं होऊंगा। चाहे वह युद्ध के मैदान पर हो या उसे डिवाइन आर्ट खरीदने के लिए पहले भुगतान करना हो, यहाँ तक कि उसे हर सुबह पढ़ाना हो। नैना का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन वह उसके साथ काफ़ी अच्छी थी। बेशक यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि आर्य प्रतिभाशाली था और शायद चाचा आदित्य के कारण, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि नैना ने भी उसकी बहुत मदद की थी। चूंकि नैना उसके प्रति अच्छी थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से उसके साथ कंजूस नहीं होगा। नैना की आंखें चमक उठीं जब उसने सुना कि आर्य ने क्या कहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस आर्य को गंभीरता से देखा। नैना चुप रही, इसलिए ललिता और कियूयूहेशा ने स्वाभाविक रूप से एक शब्द भी नहीं कहा। आर्य इन 3 लोगों के उसे घूरने से थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। क्या वे किसी दुर्लभ जानवर को देख रहे हैं? कुछ समय बाद नैना ने आखिरकार आर्य के कंधे को थपथपाया और हंसी। मुझे वह ऊर्जा अब दे दो, फिर यह मेरा जन्मदिन का उपहार होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मैं शोधन के बाद यंगरिंग को छू सकती हूँ। यह मेरे लिए सबसे अच्छा जन्मदिन का उपहार होगा। ललिता और कियूयूहेशा ने आर्य और नैना को चमकती आंखों से देखा। वास्तव में ये तरीका था। यहाँ तक कि ललिता और कियूयूहेशा भी यंगरिंग को छूना चाहती थीं, न केवल नैना, लेकिन वे आर्य से ऊर्जा मांगने के लिए बहुत शर्मिंदा थीं। इसलिए वे केवल इसे पकड़ सकती थीं। कियूयूहेशा ने अपनी आंखें चौड़ी की और अविश्वास में नैना को देखा। कष्टप्रद। वह बहुत ईर्ष्यालु थी। ललिता भी बहुत ईर्ष्यालु थी। जब आर्य ने यह सुना तो उसने नैना को एक अजीब नज़र दी और आगे नहीं सोचा। ठीक है, ये कहकर उसने एक नीला पक्षी बॉस का लाल गोला निकाला और उसे सौंप दिया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह सेकंड में नीला पक्षी बॉस को मार सकता था। आर्य के पास पहले से ही इसके कई लाल गोले जमा थे। नैना ने हाथ बढ़ाया और लाल गोला लिया और फिर उत्सुकता से लिविंग रूम में पालथी मारकर बैठ गई।
मैं इसे पहले अवशोषित करूंगी। जैसे ही वह बोली, उसने लाल गोले को अपने मुंह में रखा, अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया। आर्य और अन्य 2 लोगों ने देखा। नीला पक्षी बॉस के लाल गोले में ऊर्जा नैना के लिए ज्यादा नहीं थी और आर्य चिंतित नहीं था कि इस महिला को कुछ भी होगा। ललिता और क्यूयूहेशा बस उत्सुक थीं। उन्होंने देखा कि आर्य ने 1 महीने में कितना सुधार किया था और स्वाभाविक रूप से आर्य की ऊर्जा के बारे में अधिक उत्सुक थीं। अभी नैना उनमें से पहली थी जिसने इस लाल गोले का उपयोग किया था। बस कुछ ही मिनटों में नैना ने अपनी आंखें खोलीं और खुशी का एक संकेत उसकी आंखों में चमक गया। ये कैसा है? उनमें से 3 ने उत्सुकता से पूछा। ये पहली बार था जब आर्य ने नैना जैसी प्रोडिजी को इसका उपयोग करने दिया, वह भी इसके प्रभावों को जानना चाहता था। नैना मुस्कुराए। बुरा नहीं, मार्शल आर्ट्स के शुरुआती चरण में उसके पास कुछ सूक्ष्म खामियां थीं, यहाँ तक कि खुद के लिए भी, लेकिन इस लाल गोले ने वास्तव में इनमें से कई खामियों को कवर कर लिया। हालांकि इसका उसकी वर्तमान शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसने उसकी क्षमता में वृद्धि की और उसके मार्ग को व्यापक बना दिया। अभी नैना को आखिरकार समझ आया कि आर्य इतना प्रतिभाशाली क्यों था। इस साथी से बहुत ईर्ष्या है। वास्तव में उसके पास इतनी शानदार गॉड आर्ट थी।